हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं जी हमारे क्लास 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो हमारी सिविक्स है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और हम पीछे से शुरू करेंगे, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि जो हमारे सेकंड टर्म है, जो हमारे फर्स्ट टर्म के अलावा जो चैप्टर बच गए तो उसमें से ज़्यादा आएगा। ठीक है। क्योंकि वो फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर है वो आ चुके हैं, तो इसलिए सेकंड टर्म यानी लोकतंत्र के परिणाम वगैरह हमारा पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा आने के चांसेस है। तो पहले हम पीछे से शुरू करेंगे, डोंट वरी। जो जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर है ना, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और देखो, ये लिंग, धर्म और जाति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो, तो इसकी भी पीडीएफ है, डोंट वरी, सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा। और पीछे से शुरू करेंगे, पहले हम लोकतंत्र के परिणाम से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। एक और बात बता देता हूँ, इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी जो लिंक है वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अर्थशास्त्र के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है। और इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं दिया था, बट अब आप जाके चेक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे जो भी चैप्टर मैंने अपलोड करे ना, ठीक है, जो भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, अगर आपको उस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए होंगे तो हमारी जो वेबसाइट है मेन पॉइंट स्टडी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लिक करना मेन पॉइंट स्टडी और डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, टेंशन मत लो, डायरेक्टली क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी, ऐसी पीडीएफ आ जाएगी, आप डाउनलोड कर पाओगे डायरेक्टली उसको। ठीक है, ओके। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या ना, मैं एमसीक्यू का लाइव भी ले रहा हूँ। ठीक है, डेली 250-300 एमसीक्यू का लाइव ले रहा हूँ। वो कहाँ पर ले रहा हूँ, जो हमारा भरत खोरवाल वाला चैनल है वहाँ पर लाइव ले रहे हैं। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि एक भी क्वेश्चन जो है ना जो मैं करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से खासकर, क्योंकि पेपर इसी में से बनेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है ना सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा नहीं आएगा, तो जब भी बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं ना, चाहे वो 9th का हो, 10th का, 11th का हो, 12th का हो, मैं लाइव लेता हूँ। ठीक है, बच्चों से उनका क्वेश्चन पेपर मांगता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ से एक एक क्वेश्चन मैच करवा देता हूँ। और यही करूंगा मैं आपके क्लास 10th के एग्जाम के साथ भी। जिस दिन एग्जाम खत्म होगा ना 7 तारीख को, उस दिन आ जाना, लाइव लेंगे, एक एक क्वेश्चन मैच करवाऊंगा। और आप देखना बहुत सारे बच्चे वहां पर मिलेंगे जो मेरे से अभी कमेंट में पूछते हैं कि सर क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, वो वहां पर मिलेंगे और बोलेंगे कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, चलो। और जैसे मैं नोट्स वगैरह बता चुका हूँ, पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर इस पीडीएफ का, ये जो पीडीएफ है जो मैं करवा रहा हूँ, इनका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये लिंक जाति वाला चैप्टर है। ओके, दूसरा भी हमारा चैनल है एक, मेन पॉइंट टेक, बेसिकली वो अर्निंग से रिलेटेड है, कभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ। वो क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो वाला क्वेश्चन है ना, मैं इस वाली पीडीएफ के अंदर ऐड करना भूल गया था। लिंग, जाति और धर्म वाले चैप्टर का है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो अब वो क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर हम चैप्टर से शुरू करेंगे लोकतंत्र के परिणाम से। और है ना, शायद जब मैं लोकतंत्र के परिणाम करूंगा तो चलो पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इंग्लिश में बोलूंगा, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में जाति, राजनीति में जाति और जाति में राजनीति, जाति में राजनीति, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप देखो, जब कास्ट का यूज किया जाता है ना, अब देखो क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट कितनी महत्वपूर्ण है ये बताना है आपको। तो जब भी किसी एरिया के अंदर इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तो उस एरिया के अंदर ज्यादातर लोग किस कास्ट के हैं ये देखकर ही जो पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो मान लो यहाँ पर एक ए जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैंडिडेट भी ए जाति का खड़ा करेगी, है ना। और है ना, जो ए जाति का बंदा है, ऑब्वियसली बात है, अगर वो जीतता है तो वो बाकी जाति के लोगों के लिए काम थोड़ा कम करेगा। तो कहा जाता है कि जब पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का यूज होता है ना, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का यूज होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें वगैरह आती है, ये नेगेटिव माना जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, किसी भी, बट इसमें ना एक पॉइंट भी है वो मैं बताऊंगा, बट ये नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर हम कास्ट कॉम्पोजिशन देख कर बंदा खड़ा करेंगे और वो जीतेगा तो बाकी कास्ट के लिए कम काम करेगा। ठीक है, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि इंडिया में कोई भी ऐसा एरिया है ही नहीं जहां पर सिर्फ एक जाति के लोग रहते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि जब भी राजनीति के अंदर जाति का यूज किया जाता है ना, ठीक है, राजनीति के अंदर जाति, ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट का जब यूज किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये जो होती है वो नेगेटिव होती है। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़े होने से पहले देखती है कि इस एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर जाति के लोग जाते हैं, उसी को खड़ा करती है और वो बाकी बंदों के लिए काम नहीं करेगा, है ना।
बट हाँ, ट्विस्ट ये है कि कोई भी इंडिया में ऐसा एरिया है ही नहीं जहाँ पर एक ही जाति के लोग रहते हो, तो उनको सबके लिए काम करना पड़ता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। बट ओवरऑल हमें पता चला ये नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि अगर मान लो कोई एक एरिया के अंदर 70% किसी पर्टिकुलर जाति के लोग रहते हैं और 30% दूसरी जाति के लोग रहते हैं, तो अगर वो जीत 70% जाति वाला जो बंदा है वो जीतता है, तो वो 30% के लिए कम काम करेगा या करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो जितवाया 70% ने। तो इसलिए नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि बाकियों के लिए काम नहीं होता। और अब बात करते हैं कि हम जाति में राजनीति, जाति के अंदर भी राजनीति खेली जाती है, कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स खेली जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जहां पर एक ही जाति के लोग रहते हो, है ना। मान लो यहाँ पर ए जाति के लोग रहते हैं और दो पॉलिटिकल पार्टी है एक्स और वाई, तो दोनों किस जाति के लोगों को खड़ा करेगी? एक को ये भी ए जाति के बंदे को खड़ा करेगी, ये भी ए जाति को बंदे को खड़ा करेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ए पार्टी के, तो अब बंदे जात देख के वोट नहीं देंगे, जात देख के वोट नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ही ए पार्टी के हैं। तो अब कोई ये थोड़ा ना बोल सकता है मेरे को दो क्योंकि मैं इस जाति का हूं, दूसरा बोलेगा मैं भी उसी जाति का हूं भाई, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि पहले, अब क्या होगा, मान लो 70% ए जाति के लोग रहते हैं, तो 30% जो जाति के लोग हैं ना, जो 30% है जो बचे हुए हैं, वो एक्चुअली मेजर रोल निभाते हैं। कैसे? मान लो वो 30% लोग ऐसी जाति से हैं जिनको, है ना, ए जाति के लोग छोटा समझते थे, बट अब क्योंकि इन दोनों को, एक्स पार्टी के कैंडिडेट को और वाई पार्टी के कैंडिडेट को जीतना है इलेक्शन में, तो अब वो क्या करेंगे? अगर मान लो उनकी जाति के लोग पहले 30% से डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे, अब उनको साथ लेके चलेंगे वो, ठीक है। चाहे वो ऊपर के मन से साथ लेके चले, उनको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, पानी जिनके साथ पहले भेदभाव करते थे उनको मिलाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे आप भी हमारी तरह हो। तो इससे, है ना, माना जाता है कि ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जब जाति में राजनीति की जाती है ना, तो अब क्या है, राजनीति अब सिर्फ जाति दो तरीके की बढ़ गई है। कौन कौन सी? एक तो आगे की जाति, एक पीछे जाति, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, दो तरह की जाति रह गई है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास आर्थिक सहायता है और जिनके पास आर्थिक सहायता नहीं है, ठीक है जी। ये पहला ही क्वेश्चन मैंने बहुत टफ बता दिया, मेरे को पता है समझ नहीं आया होगा, या तो पूरा बैक कर, वैसे तो 90% जो है बच्चों को क्लियर हो गया होगा, बट 90 अगर किसी कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया तो पीछे करके देखना। तो हमें क्या समझ आया, जब पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट को घुसाया जाता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स करी जाती है, यानी जिन कास्ट के लोगों को कोई लोग गलत समझते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे, अब जीतने के लिए उनको भी साथ लेना पड़ता है, तो ये पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि पहले भेदभाव करते थे बट अब साथ है, जीतने के लिए साथ रखना पड़ता है ना। तो जब कास्ट के अंदर, जब पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट आती है तो ये नेगेटिव माना जाता है, बट जब कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स आती है ये पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि अब क्या है, अब हर कास्ट के बंदे के लिए काम होगा। आई होप ये क्वेश्चन आ गया हो समझ। अब बाकी हम लोकतंत्र राजनीति से शुरू करते हैं। ओके, और ये वाली वीडियो शेयर कर देना यार, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के कि हमको सर स्टफ नहीं मिलता, हमें मटेरियल नहीं मिलता, ये चीज़ नहीं मिलती, ये चीज़ नहीं मिलती। तो जब आप बाकी बच्चों को बताओगे तभी तो पता चलेगा, तो उनको शेयर वगैरह कर देना, ठीक है। चलो जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन 2012 में आ रखा है, 2013 में आ रखा है, ठीक है, 2015 में आ रखा है और 2019 में आ रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, बट क्वेश्चन का आंसर सेम है। क्वेश्चन क्या है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि सरकार के किसी अन्य रूप की तुलना में लोकतंत्र सरकार जो है वो बेहतर रूप है, यानी लोकतंत्र क्यों अच्छा है वो बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको कैसा लगता है, आपको कैसे लगता है, ये कैसे होना चाहिए था, आपको कैसे लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार के किसी अन्य रूप से बेहतर है, लोकतंत्र सरकार किसी अन्य रूप से बेहतर है, वही बात हो गई, ठीक है। लोकतंत्र जो है वो क्यों अच्छा है, और इसमें भी ये बात लिखी हुई है लोकतंत्र अपने अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक अधिक प्रभावी है, ऐसा आपको क्यों लगता है, बयान को समझाइए। और लोकतंत्र प्रणाली सरकार के किसी भी अन्य रूप से बेहतर है, ये भी उदाहरण देके समझाइए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा कि हमसे ये पूछा गया है कि लोकतंत्र के क्या फायदे हैं। तो ये सारे के सारे फायदे हैं जो आपको एग्जाम में लिखकर आने हैं कि लोकतंत्र को बेहतर बताया गया है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, यानी लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में लोगों की गरिमा, यानी व्यक्तियों की गरिमा बनी रहती है, रिस्पेक्ट रहती है। नेक्स्ट है, इससे फैसले में बेहतरी आती है। लोकतंत्र में क्या होता है, सारे के सारे फैसले सबसे पूछ कर लिए जाते हैं, जैसे भारत के अंदर भी लोकतंत्र है, जो भी फैसला होता है पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग पॉलिटिशियन सारे बैठ के बहस करते हैं, तब जाके वो किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, तो यानी जो फैसला होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है कि टकरावों को टालने संभालने का तरीका देती है, यानी जो टकराव वगैरह होते हैं, लड़ाई वगैरह होती है, उनको सही से सॉल्व करने का तरीका देती है। राजा रानी वाले सिस्टम में अगर राजा को आपसे कोई तकलीफ है, टकराव है, तो वो सीधा आपको मार के निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। बट
हमारे अगर लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर जो भी चीज है उसको बैठ के सुलझाया जाता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, यानी अगर मान लो आपने किसी पॉलिटिशियन को वोट दिया, उसने काम नहीं किया, अगली बार किसी और को वोट दे देना, बट आप ऐसा राजा रानी वाले सिस्टम में नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी खासियत है हमारे लोकतंत्र की, ठीक है। बहुत अच्छे से क्या सिंपल सा क्वेश्चन आपको आएगा कि लोकतंत्र बाकी सरकारों से कैसे अच्छे है, तो ये लिख देना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकतंत्र की सबसे अलग विशेषता यह है कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। और इस कथन को समझाइए, और ये लिखा हुआ है, मतलब पहले मैं समझा देता हूं। लोकतंत्र के साथ असंतोष की एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतंत्र परियोजनाओं की सफलता को दर्शाती है। देखो कितनी महंगी लैंग्वेज लिखी हुई है, और इसी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन को देख कर बच्चे डर जाते हैं और उनको लगता है यार ये तो, ऐसे ही क्वेश्चन को देख के बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर एग्जाम में लिखे तो लिखे क्या इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बोला गया, दोनों का आंसर सेम ही है। दोनों क्वेश्चन में ये बोला गया है बेसिकली कि जो लोकतंत्र है ना, उसकी सबसे बढ़िया खासियत पता है क्या है? इसकी सबसे बढ़िया खासियत यह है कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। अगर लोगों को आप थोड़ा सा दोगे ना लोकतंत्र के अंदर, तो वो और ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है, और ज्यादा डिमांड करते हैं। और यही चीज लोकतंत्र की सबसे अलग विशेषता है, और यही ये बताती है कि लोकतंत्र कितना सफल है। अब आप बोलोगे सर सफल कैसे? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था ना वीडियो की शुरुआत में, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। स्पीड तेज कर लो, बट सुनना एक एक चीज है, बिल्कुल स्किप मत करना। देखो क्वेश्चन ये है कि जो लोकतंत्र है ना, बेसिकली लोकतंत्र के अंदर लोग, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है क्योंकि क्या है ना, इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। लोग डिमांड पे डिमांड करते जाते हैं, लोगों को थोड़ा सा दो फिर वो और डिमांड करते हैं लोकतंत्र से, फिर और डिमांड करते हैं, और डिमांड करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लोकतंत्र जो है वो बहुत ही सफल है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा उसी से होती है जो बेहतर होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 90% लाता है ना, तो आप देखो उसके टीचर हमेशा ये बोलते हैं कि थोड़ी और मेहनत करो, और मेहनत करो। उसको बहुत ही एक तरह से डांटते हैं वो कि यार और मेहनत करता, और मेहनत करता। क्यों? क्योंकि उनको उस बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, है ना, क्योंकि वो अच्छा कर रहा था। अगर कोई बच्चा हमेशा फेल होता है और इस बार वो पास हो गया, सिर्फ और सिर्फ 34% नंबर लेकर आ गया वो, तो जो उनके टीचर है उसको प्रेज करेंगे कि बच्चे तो पास हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट ज्यादा जो है वो इस बच्चे को फोकस करेंगे और इस बच्चे को क्रिटिसाइज करेंगे, इसको ये बोलेंगे कि थोड़े और अच्छे नंबर लाओ। जबकि ये 90 ऑब्वियसली लेकर आ चुका है, 90 से ज्यादा बच्चे से डिमांड क्या ही करोगे आप, बट फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं 90 से ज्यादा की डिमांड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम डिमांड उसी से करते हैं जिससे हमारी कोई एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में यही आपको बताना है कि लोकतंत्र में ना, जैसे जैसे लोगों को लोकतंत्र के कुछ लाभ मिलते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लाभों को मांगते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि लोकतंत्र कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो लोकतंत्र से बहुत ही ज्यादा है। अब ये देखो एग्जाम में आपको क्या लिखकर आना है, ये मैंने जो समझाया है ना, आई होप आपने सुना हो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में थोड़ी और भी चेंज होकर आ सकती है, इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर लिखना है इसका कि जैसे जैसे लोगों को लोकतंत्र के कुछ लाभ मिलते हैं, ठीक है, वह अधिक मांगते हैं, अधिक लाभ मांगते हैं। लोग हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था से अधिक उपेक्षा के साथ आते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उनके पास लोकतंत्र के खिलाफ शिकायतें भी होती है, उनके खिलाफ बहुत सारी, उनको लगता है कि लोकतंत्र में ये खराबी, ये खराबी है, ठीक है। पर लोगों द्वारा अधिक से अधिक सुझाव और शिकायतें भी लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। यानी जो लोग इतनी सारी शिकायतें ला रहे हैं, सुझाव ला रहे हैं, इसी से पता चलता है कि लोकतंत्र कितना सफल है। क्योंकि देखो राजा रानी वाले सिस्टम में आप शिकायत नहीं कर सकते, आप राजा को सुझाव नहीं दे सकते, बट लोकतंत्र में आप सुझाव दे सकते हो। यही चीज बताती है कि लोकतंत्र कितना सफल है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये तो क्वेश्चन की लाइन है कि लोकतंत्र के प्रति असंतोष की एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतंत्र परियोजनाओं की सफलता को दर्शाती है, ठीक है। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखा है ताकि जो लिखा हुआ है ना वही सीधा एग्जाम में टेप कर आ जाओ आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2014 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि पारदर्शिता का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग जो है वो सवाल कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि कोई भी जो नियम बनाया गया है उसको बनाने के लिए सही तरीके से पालन किया गया है, नहीं किया गया कानून का, ठीक है। और उसे अगर किसी भी तरीके की जानकारी लेनी हो तो वो ले सकता है। इसी चीज को कहते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता का इंग्लिश में मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार देख सको। तो यही आपको लिखना है कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि जो फैसले होते हैं कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसला लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है, बल्कि इसके पास इसके लिए साधन भी उपलब्ध है।
इसे पारदर्शिता कहते हैं, आरटीआई। जैसे मैं आपको बता दूं भारत में क्या है, आरटीआई है। आरटीआई का मतलब है सूचना का अधिकार। अगर आप चाहो तो सरकार से किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है, तो इसी को कहते हैं आरटीआई, सूचना का अधिकार। और यही हिंदी में इसको एक वर्ड दिया जाता है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब अगर आप सवाल कुछ पूछते हो तो आपको जवाब मिलेगा। सरकार पारदर्शिता रखने की कोशिश करती है, आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करती है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में अंतर बताइए। अंतर क्या है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बताओ कि निर्णय जब लिया जाता है तो लोकतंत्र में और तानाशाही में क्या अंतर है। देखो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं आपको। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र, पहले तानाशाही की बात कर लेते हैं। तानाशाही में क्या होता है, कोई भी फैसला लेने के लिए किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होती, ठीक है, किसी भी तरह का सलाह मशवरा नहीं होता। इसलिए जो तानाशाही में जो भी फैसला लिया जाता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी लिया जाता है। परंतु लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जो भी फैसला लिया जाता है वो सबसे पूछ कर लिया जाता है, ठीक है, और सबसे बातचीत करके सलाह मशवरा करके लिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र का जो फैसला होता है उसमें ज्यादा टाइम लगता है, जबकि तानाशाही के फैसले में कम टाइम लगता है। परंतु जो लोकतंत्र का फैसला होता है वो ज्यादा सही होता है, क्योंकि वो सबसे पूछ कर लिया गया होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, लोकतंत्र में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, बट उसके जो भी फैसले होते हैं वो सबको मान्य होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, यही सारी की सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना। मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है, एक भी लाइन ज्यादा एक भी लाइन कम नहीं लिखी हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक आदर्श सरकार ना केवल खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। बयान को सही ठहराइए। इसका मतलब क्या है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक जो अच्छी सरकार होगी ना, एक आदर्श सरकार, एक बढ़िया सरकार, वो होगी जो खुद को तो भ्रष्टाचार से दूर रखेगी और दूसरों को भी भ्रष्टाचार नहीं करने देगी। समझ रहे हो? तो ये आप कैसे कह सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इस बयान को बताइए। तो देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक आदर्श सरकार हमेशा पारदर्शी होती है। पारदर्शी यानी दूसरों को, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कोई करप्ट लीडर है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, तो क्या वो आपको सच्ची जानकारी देगा? क्या वो आपके साथ पारदर्शिता रखेगा? द आंसर इज नो। वो तो झूठ ही बोलेगा, हमेशा पारदर्शिता नहीं रखेगा। अगर मैंने मान लो 100 करोड़ का घपला किया है और आप मेरे से पूछो कि सर ये बताओ 100 करोड़ का है, तो क्या आपको क्या लगता है मैं आपको जवाब दूंगा? बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैंने तो करप्शन किया है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इसलिए जो एक आदर्श सरकार जो होती है ना, उसका वो हमेशा पारदर्शी होती है, ठीक है, वो पारदर्शिता रखने की कोशिश करती है। और यह निर्णय, मापदंड और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। सारी की सारी चीजें जो है, एक आदर्श सरकार अच्छे से मापदंडों को लेकर, प्रक्रिया को लेकर आधारित होती है। यानी कोई भी गलत फैसला बिना मनमानी के नहीं लेती, ठीक है। हर चीज का फैसला नियम और कानून के दायरे में रहकर किया जाता है। नागरिकों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार साधन है। जैसे कि आपको पता है कि पारदर्शिता का मतलब ही होता है कि लोग जो है वो सरकार से सवाल वगैरह पूछ सके। बट मेन चीज है आंसर की ये वाली लाइन, क्या है इसमें कि भ्रष्टाचार और काला धन एक दूसरे से निकटता से जुड़ा हुआ है। आपको पता है जो जो भ्रष्टाचार होगा तभी काला धन बढ़ेगा। भ्रष्टाचार, देखो जो भ्रष्टाचार से पैसा आता है ना, वो लीगल तो नहीं होता, तो इसलिए उसको काला यानी ब्लैक मनी कहते हैं। जब सरकार उन्हें टटोलती है, ठीक है, तो वह फलते फूलते हैं। यानी अब अगर मान लो बढ़ावा देती है, टटोलती की जगह आप कह सकते हो बढ़ावा देती है। जब सरकार उन्हें बढ़ावा देती है तो वो फलते फूलते हैं। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इन दोनों को से जुड़े मुकदमे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे और उन सभी को दंड दे जो इसमें लिप्त हैं। यानी जो करप्शन करते हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। सरकार को अपने लोगों के चरित्र निर्माण पर जोर देना चाहिए। यानी सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लोग कम से कम करप्शन करें और करप्शन करे ना, ठीक है। और ये केवल वही नेता कर सकता है जो खुद नैतिक मूल्यों वाला हो। यानी अगर कोई आपको पॉलिटिशियन ये बोले कि जी करप्शन मत करो और वो खुद बहुत बड़ा करप्ट लीडर हो, तो क्या आप उसकी बात मानोगे? नहीं मानोगे। तो इसमें ये भी बात बोली गई है कि सरकार में एक ऐसा नेता होना जिसकी नैतिक मूल्य जो है वो बहुत सही है, जो एक अच्छे चरित्र वाला है वही दूसरों को अनैतिक काम करने से रोक सकता है और भ्रष्टाचार करने से रोक सकता है, ठीक है जी। आई होप ये आपको पता चल गया हो। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आर्थिक विषमताओं को कम करने में लोकतांत्रिक सरकार की भूमिका स्पष्ट करे। आर्थिक समानताओं को कम करने में लोकतंत्र बहुत सफल नहीं दिखते हैं, उदाहरण के साथ इस कथन की जांच करें। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात यह है कि ये वाला जो आंसर है ना, ये इसका नहीं है,
ठीक है, बात यह है कि पीडीएफ जल्दीबाजी में बना दी, बट डोंट वरी, जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा ना तो इसको चेंज कर दूंगा। इसका आंसर बेसिकली ये है, ठीक है। असमानता और गरीबी, पहले तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आ गया ना। क्वेश्चन में आपसे सिंपल सी ये बात बोली गई है कि एक लोकतंत्र में है ना, जो आर्थिक असमानता होती है वो ज्यादा होती है, यानी गरीब बहुत गरीब होता है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है। तो यही आपको बताना है, तो इसी के बारे में बता रखा है। देखो, लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक असमानता पर आधारित होती है, आपको पता है। यानी राजनीतिक समानता तो होती है, सबको एक वोट दिया जाता है, सबके वोट को बराबर बराबर माना जाता है, परंतु यहाँ पर आर्थिक असमानता भी बड़ी होती है, आर्थिक असमानता ज्यादा होती है। यानी पैसों के मामले में कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है, ठीक है। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है, यानी जो पहले अमीर थे वो और बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच बनते जा रहे हैं, ये बात लिखी हुई है। और समाज में सबसे निचले हिस्से के लोग को जीवन बसर करने में काफी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती गई है, मतलब गिरती जा रही है उनकी आमदनी, ठीक है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या ज्यादा है, आपको पता है इंडिया में ज्यादातर लोग गरीब है, इसलिए कोई भी पार्टी है ना उनके मत को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो हमेशा यही बोलती है कि जी हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। बट एक्चुअल में जब वो पावर में आती है तब वो कुछ भी नहीं करती गरीबी के मामले में, बट वोट लेने के लिए वो बोलती जरूर है कि हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है। तो इस आंसर से हमें ये पता चलता है कि बेसिकली एक लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक असमानता तो होती है, सबको वोटिंग राइट तो होता है, बट जो हमारी आर्थिक समानता होती है वो नहीं होती। यानी इसका मतलब यह है कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता है लोकतंत्र में, और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है, ठीक है। और सरकार भी इसके मामले में कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो बेसिकली उनको पता है कि ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और जो गरीब होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनका वोट खोना नहीं चाहती सरकार, इसलिए बोल देती है हम करेंगे करेंगे, बट एक्चुअल में कुछ करती नहीं है। लोकतंत्र सरकार वैध सरकार है, तर्क के साथ कथन का समर्थन करे, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या होता है, एक वैध सरकार का मतलब होता है जो खुद की सरकार हो। क्या लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है? जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। वैध सरकार का मतलब होता है लोगों की सरकार। क्या लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सरकार होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि लोग ही वोट देकर लोकतंत्र के अंदर अपने नेताओं वगैरह को चुनते हैं, अपनी सरकार वगैरह को चुनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। देखो, एक लोकतांत्रिक सरकार में लाख बुराइयां हो सकती है, बट इसकी सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि इसके जो भी नेता वगैरह होते हैं वो लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब जैसा भी है, ठीक है। वो क्या कुरकुरे की ऐड में आते थे ना, तो जैसा भी है वो भी है, जो भी है वो मेरा है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में ये बात बोली गई है, चाहे कैसी भी है लोकतांत्रिक सरकार, बट हमारी है, मेरी है, ठीक है जी। तो ये आंसर लिखा हुआ है इसका, आप रीड कर लेना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार को वैध माना जाता है क्यों, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो आप इसको अच्छे से आंसर कर देना, ये पूरा का पूरा ही लिख देना, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। लोकतांत्रिक सामाजिक विविधताओं को कैसे समायोजित करता है, या उन स्थितियों की व्याख्या करें जिसमें लोकतांत्रिक सामाजिक विविधताओं को समायोजित करने में सक्षम है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और साथ ही में 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बात वही है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक नागरिकों के बीच शांतिपूर्वक और सामंजस्यपूर्ण जीवन का निर्माण है, ठीक है। यानी लोकतंत्र में ज्यादातर लोग जो है वो शांति से रहते हैं और सामंजस्य से रहते हैं, ठीक है, मतलब हार्मनी से रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इस कथन का बताइए कैसे है। सिंपल सीधी बात है, इसमें एक वर्ड आप नोटिस कर रहे होंगे, क्या? समायोजित, ठीक है, या सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य। ये वर्ड आपको याद रखना है, जहां भी आप एग्जाम में देखो या सामाजिक विविधताएं देखो तो ये पूरा का पूरा आंसर टेप देना है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसमें ये लिखा गया है कि लोकतंत्र के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो सारे के सारे अलग अलग, चाहे अलग अलग सामाजिक विविधताओं के हों, वो सारे के सारे साथ रहते हैं और खुशी से रहते हैं, शांतिपूर्ण रहते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, आंसर तो आप पढ़ ही लोगे। इसमें ये लिखा गया है बेसिकली, देखो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर सामाजिक टकराव नहीं होते। भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर सामाजिक टकराव होते हैं, चाहे वो किसी भी उस तरीके से हो। एग्जाम्पल नहीं दूंगा, पता है इसके बारे में, तो आपको क्या ही बताऊं।
तो भारत में भी दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं है कि भारत में दिक्कतें नहीं होती, परंतु भारत के अंदर क्या है कि एक तरीका दिया गया है। अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो बैठ के उस पर बात करी जाती है, सुलझाया जाता है। हम श्रीलंका की तरह नहीं करते। जैसे आपको पता है श्रीलंका के अंदर क्या किया गया था, है ना, जो हमारे सिन्हाला थे उन्होंने हमारे तमिल्स की बात नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से फिर आपको पता है लड़ाई झगड़ा हो गया था। बट ऐसा भारत में नहीं होता। भारत में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बैठ के उसको सुलझाने की कोशिश करी जाती है। ऑल्दो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बट एटलीस्ट ट्राई किया जाता है। वो एक गैर लोकतांत्रिक देश से तो बहुत अच्छी है। गैर लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जैसे कि मान लो नॉर्थ कोरिया में रहता हूं मैं और मेरी किम जोंग से नहीं बनती तो मैं निपट जाऊंगा ना, मेरे को निपटा देगा वो, है ना। तो यानी हम साथ में नहीं रह सकते। अगर मान लो जो हमारा किम जोंग है उसको इंडियन नहीं पसंद, तो नॉर्थ कोरिया में फिर इंडियन का रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। बट लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। अगर लोकतंत्र में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको बैठ के सुलझाया जाता है। तो यही बात लिखी हुई है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ आंसर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और बात, अगर आप चाहते हो कि लोकतांत्रिक सरकार में सारे के सारे लोग सही रहे, खुश रहे, शांतिपूर्ण रहे, तो एक दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो मेजोरिटी में है यानी बहुसंख्यक को अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और मिलकर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बहुसंख्यकों की सरकार सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए काम ना करे, सबके लिए काम करे। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आंसर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो यही बात लिखी हुई है कि कोई भी समाज अपनी विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को पूरी तरीके से स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। होते हैं, जैसे मैंने बोला भारत में भी होते हैं, पर हम इन अंतरों और विवादों को आदर करना सीख सकते हैं, जैसे हमने सीखा है, और इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया। मैं आपको बता दूं, सामाजिक विविधताओं में आप भारत का एग्जाम्पल ले लो। ऐसा कोई धर्म का लोग पर्सन नहीं है, ऐसा कोई रिलीजन का पर्सन नहीं है, ऐसा कोई जाति का पर्सन नहीं है, ऐसा कोई कल्चर का पर्सन नहीं है जो इंडिया के अंदर नहीं रहता। सारे रहते हैं, ठीक है। इतनी भाषा तो शायद आप 2-3 कॉन्टिनेंट मिला लोगे ना, उतनी नहीं होगी जितनी हमारे भारत में अकेली भाषाएं, ठीक है। तो विविधता बहुत है और हम सारे के सारे लोग मिलकर रहते हैं। ऐसी नहीं प्रॉब्लम नहीं होती, होती है, बट सारे के सारे लोग मिलकर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये बात वही लिखी हुई है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमतौर पर जो अंदरूनी सामाजिक मतभेद होता है ना, उस पर आंख फेर ली जाती है और उसको दबाने की कोशिश करी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया श्रीलंका का एग्जाम्पल, वो अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं बट उन्होंने गैर लोकतांत्रिक काम किया। और इस परिणाम को हासिल करने के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज आपको करनी पड़ेगी कि जो हमारे अल्पसंख्यक है ना, उनके साथ हमारे बहुमत को यानी बहुसंख्यकों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी सारे के सारे लोग रह पाएंगे शांति से। जैसे कि अगर सिन्हाला लोग जो है श्रीलंका के अंदर, अगर वो तमिलों के साथ मिलकर सारे के सारे कानून बनाते और उनके साथ चलते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि उन तारीखों की व्याख्या करें जिसमें लोकतांत्रिक नागरिकों की गरिमा व स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहा है, ठीक है। इन तरीकों की व्याख्या करें, यानी मैं आपको बता दूं लोकतंत्र में लोगों की गरिमा बनी रहती है। जहां पर भी ये वर्ड देखो ना गरिमा, उसके अंदर क्या आंसर लिखना है मैं आपको बताऊंगा। लोकतंत्र व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सरकार के किसी अन्य रूप से बहुत बेहतर है। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहती है। कैसे, ये देखो, इसका आंसर पूरा का पूरा ये लिखना है आपको। बट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये वाला नहीं लिखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। इसमें इंट्रोडक्शन क्या देना है, इंट्रोडक्शन ये देना है कि लोकतांत्रिक समाज के अंदर, हाँ ये सही बात है कि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर स्वतंत्रता होती है और लोगों की गरिमा भी बनी रहती है, ठीक है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता, होता है। लोकतंत्र के अंदर भी भेदभाव होता है, परंतु लोकतंत्र के अंदर क्या है कि भेदभाव को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास करे जाते हैं। जैसे कि भारत के अंदर, ठीक है, जैसे कि भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर देख लो, वुमेन्स के साथ है ना स्टार्टिंग में उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, जबकि भारत ने तो बहुत पहले वोटिंग राइट्स दे दिया था। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वुमेन्स को नहीं मिली हुई थी, ठीक है। पर धीरे 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 जैसे जैसे लोकतंत्र आता गया वैसे वैसे लोकतंत्र ने बोलना नहीं, वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, बराबर के अधिकार होने चाहिए। तो जब उसको पहले हमने नैतिक रूप से माना, तभी तो जाकर अब क्या है कि अगर कोई भेदभाव करता है वुमेन्स के साथ तो उसको फिर जेल में डाला जाता है, उस पर FIR वगैरह होती है। तो इसमें क्या लिखा गया इस आंसर में, बेसिकली आपको क्या लिखना है, कोई भी समाज ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये लिखना है आपको कि समाज के अंदर क्या है, लोकतांत्रिक समाज के अंदर क्या है, गरिमा बनी रहती है, लोगों की स्वतंत्रता बनी रहती है। परंतु हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता, होता है, परंतु उससे डील करने का, उसको खत्म करने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है लोकतंत्र पे, बाकी सरकारों के अलग देखें हम, ठीक है।
जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। जैसे कि इंडिया में है ना, हमने अंग्रेजों ने हमारे पे रूल किया था, तो हमें लगता है कि आज भी बहुत सारे लोग सुपीरियर मानते हैं अंग्रेज को। ठीक है, आप देखोगे कि मतलब बहुत ही ज्यादा सुपीरियर मानने की कोशिश करते हैं। गोरा देख लिया, पता नहीं क्या हो गया उनको ऐसे, है ना, तो सुपीरियर मानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि हम स्त्रियों का उदाहरण लें तो महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष के बाद जाकर आज जाकर माना जाने लगा है। ठीक है, अब जाकर माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं के साथ सदा सम्मान का व्यवहार होता है, महिलाओं के साथ भी व्यवहार होता है, परंतु लोकतंत्र में हम इसके खिलाफ, अगर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है या किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, तो लोकतंत्र के अंदर एक सुझाव दिया गया है, एक स्टेप दिया गया है कि अगर आपके साथ भेदभाव हो तो इसके खिलाफ आप क्या है, लड़ाई लड़ सकते हो, आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हो, जो भी आपके साथ भेदभाव वगैरह करता है। और सेम जातिगत है, जैसे जाति के नाम पर भी भेदभाव होता था, ठीक है, आज भी होता है, बट उस जैसे पहले होता था वैसे नहीं होता, बहुत कम हो गया है। तो आज भी अगर देखें तो अगर जाति के नाम पर भेदभाव होता है तो उसको खत्म करने की भी कोशिश करी है सरकार ने। ठीक है, कम से कम नैतिक मूल्यों में तो खत्म करने की कोशिश करी है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो हमारा ये PDF वगैरह मैं आपको बता दूं हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। ओके, मैं अभी तो नहीं डालूंगा, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर अपलोड हो जाए एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद मैं उन चैप्टर के जो भी PDF वगैरह वो सारी अपलोड कर दूंगा। नोट्स तो अपलोड हो चुके हैं, कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट पे जाना है www.mainpointstudy.in। जब आप वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, नीचे की तरफ आपको क्लास 10th पे क्लिक करोगे, क्लास 10th पे, ये क्लोज कर दो इसको, क्लास 10th पे आपको ये सारे के सारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। क्लिक करके किसी भी चैप्टर के नोट्स के PDF को आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये एकदम फ्री है, कोई नंबर नहीं डालना, कोई साइन अप नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको डाउनलोड करने में। ठीक है, डायरेक्टली क्लिक के साथ आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और एकदम फ्री है। ठीक है, बट जब मैं बोलता हूँ फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फ्री का माल समझ लो, आप ये समझ लो कि सर फ्री दे रहे हैं तो कुछ ऐसे ही होगा, मतलब बकवास नोट्स होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं। अगर आपको कोई पैसे देख लेकर भी आपको नोट्स दे रहा हो ना, तो उसके नोट्स इस नोट से कंपेयर कर लेना, आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कोई आप बोलोगे सर ये वाले, आप बोल रहे हो कि ये बेस्ट है, देखो बेस्ट वेस्ट की बात नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा है। पैसे देकर नोट्स लो, इसके अच्छा पहले चेक कर लेना कि नोट्स जो है उनके बेस्ट हैं भी या नहीं है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला है नोट्स एकदम फ्री है, बट देखो इसमें मैं ना जैसे जैसे PDF अपलोड कर रहा हूँ ना, नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, इनकी सर्वर की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो टैकल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप सपोर्ट वगैरह कर सकते हो तो कंट्रीब्यूट वाले बटन पे जाकर यहाँ पर पेटीएम वगैरह कर सकते हो। देखो ये कंपलसरी तो नहीं है, बट बात यह है कि अगर मैं मान लो अभी नोट्स फ्री में दे रहा हूँ, शायद आपको नोट्स फ्री में मिल जाए, जो बट आपके आने वाले जो जूनियर है उनको शायद नोट्स को के लिए पे करना पड़े। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता, और ये बात आपको भी पता है ना। जब से चैनल बना है तब से बिल्कुल हर चीज़ को फ्री में ही रखा है, बट जब मेरे लिए ही ये मुश्किल हो जाएगा कि मैं वेबसाइट वगैरह पे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, तो समझ ही सकते हो आप। तो देखो कंट्रीब्यूशन कितना भी छोटा उससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो। इससे मेरे को भी लगेगा हाँ यार बच्चे जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को भी आगे बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना चाहिए, तो अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है कि अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड दिख रही है इस पर क्लिक कर 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और बाकी हमारे डिफरेंट चैनल है, इन सबको सब्सक्राइब कर लेना। ये मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है जिसपे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। ये मेरा गेमिंग चैनल है, कभी मन करे फ्री फायर का तो इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी फ्री फायर की ID मिल जाएगी, आ जाना खेलेंगे साथ में कभी। और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, तो हम इन सबको सब्सक्राइब कर सकते हो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आ जाते हैं जी नीचे वाले क्वेश्चन पे। तो लोकतंत्र को सिद्धांत के रूप में अच्छा देखा गया है, लेकिन यह व्यवहार में इतना अच्छा नहीं लगता, स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है। यानी बहुत सारे लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में ना सिर्फ दिखाने के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है कि जी आपके साथ भेदभाव नहीं होता, ये नहीं होता, बट ये सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। एक्चुअल में भेदभाव होता है लोकतंत्र में। तो अब देखो इसका आंसर कैसे करना है। पहली बात तो मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। देखो हाँ ये बात सही है कि लोकतंत्र के अंदर भी भेदभाव होता है, परंतु हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना लोकतंत्र से वो बहुत ज्यादा है। लोकतंत्र सिर्फ एक प्रकार की सरकार है, ठीक है, लोकतंत्र सिर्फ एक प्रकार की व्यवस्था है और उसका कैसा फायदा उठाना है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपके साथ भेदभाव होता है,
ठीक है, और आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं करते, जैसे कि मान लो आप गए किसी जॉब के लिए और आपके साथ भेदभाव वगैरह हुआ, ठीक है, तो अगर आप उसके खिलाफ नहीं बोलते, आपकी गलती है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये डेमोक्रेसी वगैरह खराब है, लोकतंत्र वगैरह खराब है। डेमोक्रेसी ने, लोकतंत्र ने तो आपको मौका दिया था कि आप उसके खिलाफ, जो भी आपके साथ भेदभाव कर रहा है उसके खिलाफ आप FIR वगैरह लॉन्च कर लो, बट अगर आप नहीं कर रहे तो ये तो आपकी गलती है ना। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या है, सिर्फ एक तरह की व्यवस्था है, उसका फायदा उठाना वो हमारे ऊपर है। और यही आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो, लोकतंत्र से हमारी उम्मीद बहुत अधिक है। कई बार हम लोकतंत्र में हर मर्ज की दवा की मान लेते हैं और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि लोकतंत्र में सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या का समाधान कर सकता है, ठीक है। पर बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, परंतु नागरिक को उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। जैसे मैंने बताया, अगर आप FIR नहीं कर रहे तो ये आप लोकतंत्र पे नहीं बोल सकते कि लोकतंत्र में नहीं भेदभाव होता है। अरे भैया, जब लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप भेदभाव के खिलाफ बोल सको, FIR कर सको, तो आप उसका फायदा नहीं उठा रहे, तो इसमें लोकतंत्र की गलती नहीं है, आपकी गलती है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का उत्पादन कैसे कर सकता है, ठीक है, कैसे करता है या कैसे कर सकता है, यानी किसी सरकार को हम जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो, जवाबदेही का मतलब होता है अकाउंटेबल, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। वो सरकार जो आपके सवालों का जवाब देती है उसको हम उत्तरदायी, जवाबदेह सरकार कहते हैं। उत्तरदायी का मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं रिस्पॉन्स, इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिव, जो आपके लिए कोई काम करे। जैसे कि मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, बट पहले हम देखते हैं वैध सरकार। वैध सरकार क्या होती है? जो लोगों की सरकार होती है। आई होप ये बात तो आपको पता हो। तो एक जवाबदेह सरकार क्या होती है? जवाबदेह सरकार बेसिकली वो सरकार होती है, तो जवाबदेह सरकार बेसिकली वो सरकार होती है जो आपके सवालों का जवाब दे। उत्तरदायी सरकार वो होती है जो आपके लिए कुछ काम करे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि जी लोकपाल बिल कब आएगा या आना चाहिए, जैसे आपने बोला, सरकार ने बोला हाँ ठीक है हम लेकर आएंगे। सरकार ने सिर्फ बोला है, तो सरकार जवाबदेही सरकार है, बट उसके लिए कुछ कर नहीं रही। मतलब कोई किसी बिल को लाने के लिए कुछ ट्राई नहीं कर रही, तो हम ये कहेंगे कि सरकार उत्तरदायी नहीं है, बट हाँ वो जवाबदेह है, वो जवाब दे रही है आपके सवालों का, बट उसके लिए कुछ कर नहीं रही। और वैध सरकार तो जो लोगों की खुद की सरकार, उसको हम वैध सरकार कहते हैं, ठीक है। तो जवाबदेह सरकार बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? रेगुलर इलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं? लोगों को पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, यानी लोगों को आप कह सकते हो चुनाव में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देकर, ठीक है, या लोगों को चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित करके। तो ये देखो सारे के अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं रीड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या वैध सरकार के, पहले तो वैध सरकार कर लेते हैं, बहुत सिंपल है कि वैध सरकार हम कैसे बना सकते हैं। वैध सरकार बनाने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आप वैध सरकार बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो वैध सरकार की डेफिनेशन आपको लिख देनी है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं। वह यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। लोकतंत्र की स्वयं समर्थन की उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में एक परिणाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो लोकतंत्र की सरकार होती है वो एक वैध सरकार होती है। और हम लोकतंत्र की सरकार को वैध सरकार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह लोगों द्वारा खुद की ही सरकार होती है, ठीक है। ये आपको लिखना है अगर ये आए कि वैध सरकार का परिणाम के हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है कि हम सरकार को उत्तरदायी कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहो कि वो आपके लिए काम करे तो सरकार को क्या क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी सबसे पहले तो जो भी लोकतंत्र के अंदर जो भी सरकार है ना, वो लोगों के लिए काम करे और संसद के लिए काम करे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो सरकार को ये रियलाइज करवा के कि ये आपका दायित्व है कि आप लोगों के लिए उत्तरदायी बनो, लोगों के लिए काम करो। ये करके हम सरकार को उत्तरदायी बना सकते हैं।
दूसरा है, यह सरकार जनमत के गठन को बढ़ावा दे सकती है। जनमत के गठन मतलब ये जो बड़ी बड़ी डिबेट वगैरह होती है, इसको बढ़ावा देकर, क्योंकि देखो उत्तरदायी सरकार क्या होगी, जो लोगों के लिए काम करे। अब जब सरकार को यही नहीं पता कि लोगों की क्या डिमांड है, तो वो कैसे सॉल्व करेगी। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जब अलग अलग डिबेट वगैरह होगी तो सरकार को भी पता चलेगा कि ये होगा, ये हो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इसलिए हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, जनमत का गठन करके भी उत्तरदायी सरकार को बनाने में योगदान वगैरह कर सकते हैं। और तीसरी चीज है जी, रेगुलर इलेक्शन करवा के आप कह सकते हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के हम क्या कर सकते हैं, एक उत्तरदायी सरकार बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो, बट मैं आपको बता दूं, डोंट वरी, ये क्वेश्चन इतना टफ लैंग्वेज में नहीं आएगा। सिंपल पूछा जाएगा कि ये बताओ जवाबदेह सरकार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं उत्तरदायी। मैं इंग्लिश में भी वर्ड बता देता हूँ, शायद डायरेक्ट आपको ना मिले, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कन्वर्ट किए हैं। इंग्लिश के अंदर मिले थे ज्यादातर क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट करे हैं उसको। इंग्लिश में सारे के सारे सैम्पल पेपर मिले थे, क्वेश्चन पेपर मिले थे, जो भी मेरे को मिले थे 2010 से लेकर अभी तक के। तो जवाबदेह का मतलब होता है अकाउंटेबल। अब चेक कर लेना। उत्तरदायी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव, कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। वैध का मतलब होता है लेजिटिमेट। ठीक है, चल आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और बेसिकली जवाबदेह सरकार कैसे बना सकते हैं, तो पहली बात तो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के हम एक जवाबदेह सरकार बना सकते हैं। ठीक है, सूचना का अधिकार लाकर हम जवाबदेह सरकार बना सकते हैं, है ना। और एक निष्पक्ष चुनाव करवा के, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करा के हम जवाबदेह सरकार बना सकते हैं, है ना। देखो अगर कोई सरकार जो है गलत तरीके से आई होगी, तो वो आपके सवालों को जवाब क्यों देगी, नहीं देगी ना। अगर कोई सरकार गलत तरीके से आई होगी, यानी धोखाधड़ी करके, तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सरकार आपके सवालों का सच सच जवाब दे, तो इसके लिए सरकार भी स्वतंत्र होनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव करके जीती हुई होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि लोकतांत्रिक, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लर्न कर लेना जैसे मैंने बोला। और जिन बच्चों ने मैंने जब ये चैप्टर समझाया था, अगर वो समझ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये बहुत इजीली समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी दिक्कत आई है तो चैप्टर की वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करती है, किन्हीं 3 बिंदुओं को स्पष्ट करें। तो पहली बात तो यही है कि सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकारें, पहले तो आपको देखो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है पारदर्शिता की, जो आपको सीधा एग्जाम में उतार देंगे डिट्टो। ठीक है, अब देखो लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, और कैसे सुनिश्चित करती है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन वगैरह पारदर्शिता की लिखी हुई है। उसके बाद आपको ये पॉइंट लिख देना है कि लोकतांत्रिक सरकारें प्रमुख नीतियों और कानूनों पर खुली बहस को प्रोत्साहित करके पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है ना। देखो खुली बहस होगी तो सरकार आप सरकार से सवाल पूछोगे, सरकार जवाब देगी, तो हो गई ना सरकार। क्या हो गई सरकार एक हमारी जवाबदेह सरकार हो गई। ठीक है, यहाँ पारदर्शिता हो गई उसमें। अच्छा जी, इसमें ना उत्तरदायी, अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी लिखा है। ठीक है, ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, हम एक बार बुक की PDF ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी नहीं है, हिंदी में नहीं है ये, देख लेते हैं अगर हिंदी में है तो। नहीं जी, हिंदी में नहीं है इसमें PDF। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली आपको क्लियर हो गया ना, क्लियर होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार ये रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बेसिकली ये वाली फोटो इसलिए डाली थी ताकि आपको पारदर्शिता की डेफिनेशन वगैरह पता चल जाए, बट पारदर्शिता की डेफिनेशन जब ऊपर लिखी है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित कर सकती है सरकार, तो पहले तो ये बताना है कि निर्णय लेने में जो लोकतांत्रिक सरकार है वो पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है। सुनिश्चित अगर मतलब फिर पारदर्शिता की डेफिनेशन लिख देनी है, और तीसरा पॉइंट आपको ये लिख देना है, खुली बहस वगैरह करवा के, फ्री और फेयर इलेक्शन करवा के, और सूचना का अधिकार देकर जो सरकार है वो पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन राजनीतिक दल के। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपको पता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं पहले ही क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, दर्शन करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन 2018 में, 15 में, 12 में, 16 में, 17 में आया हुआ है, 4-5 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते भी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में किए गए राजनीतिक दलों के किसी भी 5 प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी के काम क्या क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है जी, तो पॉलिटिकल पार्टी के काम क्या होते हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि वो चुनाव लड़ती है। ठीक है, राजनीतिक दल का काम क्या होता है, वो चुनाव लड़ता है। साथ ही में
लोगों के सामने अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम रखते हैं, और लोगों को अगर वो नीति और कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो लोग उनके हिसाब से उनको वोट देते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि पार्टियां जो है वो देश का कानून निर्माण करती है। जैसे कि आपको पता ही है कानून कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन बैठे होते हैं, नेता। नेता कौन होते हैं, जो किसी दल के सदस्य हों। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि दल ही सरकार बनाते हैं। आपको पता है जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है उसकी सरकार बनती है, ओके, और वो अपने हिसाब से अपने नेताओं को चुनती है, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और अपनी इच्छा से वो देश को चलाती है। ओके जी, ये समझ आ गया हमें। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती है। विरोधी पक्ष का मतलब समझते हो ना, ऑपोजिशन लीडर का। और वो सरकार की गलतियों को, गलत नीतियों को और असफलताओं की आलोचना करती है और अपनी राय वगैरह भी देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो विभिन्न मुद्दे उठाते हैं। अगर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, अगर वो कोई गलत काम कर रही है, तो जो हारी हुई पॉलिटिकल पार्टी है या जो अपोजिशन में बैठी है, विपक्षी जो नेता है, वो एक आंदोलन वगैरह चलाते हैं और समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों तक लोगों को पहुंचाते हैं या पहुंच बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई बंदा होता है ना, तो वो अपने जो उसका ऑफिस होता है ना, कलेक्टर वगैरह का ऑफिस, वहाँ पर जाने से डरता है, ठीक है, बट वो अपने एमएलए के पास जाने से नहीं डरता। तो जो एमएलए वगैरह होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वही उनको सरकारी मशीनरी की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक राजनीतिक दल के 3 हिस्सों का वर्णन करें। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो किससे बनी होती है। पहली बात तो नेता, बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर, बीएसपी के अंदर अलग अलग बड़े बड़े नेता है। ठीक है। नेक्स्ट है सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य क्या होते हैं, जो काम करते हैं। जैसे आपने कार्यकर्ता सुना होगा। एक तो नेता जो हम देख चुके हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और बीजेपी के अंदर हमारे मोदी जी हो गए और अमित शाह जी हो गए। तो ये क्या है, ये बड़े बड़े नेता है। नेक्स्ट है सक्रिय सदस्य, जो हमारे वर्कर है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं पार्टी वर्कर, जिनको कार्यकर्ता कहा जाता है, जो ग्राउंड पे रह के काम करते हैं। और तीसरे है अनुयायी, जिसको हम समर्थक कहते हैं, जो कि पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, बट वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, जो एक जबरा फैन होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, जो सही और गलत में बैलेंस नहीं रख पाते। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता कौन देता है। चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग किस पार्टी को राज्य पार्टी की मान्यता देता है और किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देता है। यानी क्राइटेरिया क्या है, अगर मैंने एक पार्टी बनाई है और मेरे को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो इसका क्या क्राइटेरिया है ना। 2014 में, 2012 में, और ये भी क्वेश्चन किसी में आया हुआ था, मैंने लिखा नहीं, तो इसका आंसर सेम ही है। ओके। तो सबसे पहले तो सुन लो, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। जो राष्ट्रीय दल होता है उनका प्रभाव पूरे देश पे होता है, ठीक है, पर जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका प्रभाव, या राज्य दल होते हैं उनका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों तक होता है। ठीक है। जो हमारे राष्ट्रीय दल होते हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय दल बनना है, तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ना, जो पूरे देश के होते हैं, उसमें या तो टोटल वोट के 6% वोट लिया है। अगर वो 6% वोट नहीं लिया पाता, तो जो अलग अलग राज्यों के इलेक्शन होते हैं ना, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, ऐसे अलग अलग स्टेट में होते हैं, तो 4 स्टेट में 6% वोट लिया, यानी दिल्ली में 6%, हरियाणा में 6%, पंजाब में 6% और यूपी में 6%। अगर सब में 6% वोट लिया है और लोकसभा के अंदर 4 सीटें लिया है, तो वो एक राष्ट्रीय दल कहला पाएगा। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी हो गई, है ना। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल का बड़ा सिंपल है। क्षेत्रीय दल होता है एक राज्य के अंदर, एक राज्य की विधानसभा में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट या 2 सीटें ले आती है ना, 2 एमएलए ले आती है, तो समझ लो वो पार्टी राज्य पार्टी कहलाएगी। ठीक है। जैसे अकाली दल, अकाली दल आपको पता ही है, पंजाब में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नाम से पता चल रहा है झारखंड में। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के कामकाज के किसी भी 4 समस्या क्षेत्रों की व्याख्या की है करें। 2012 में, 2014 में, 2017 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में, इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है। ये वंशवादी, उत्तराधिकारी, ये सारे के सारे एक ही में मैंने लिख दिए हैं। ठीक है। इसका आंसर क्या है, पहली प्रॉब्लम जो राजनीतिक पार्टी फेस कर रही है ना, वो है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। कुछ ही बड़े बड़े जो नेता होते हैं, वही, उन्हीं के पास पावर होती है, उन्हीं के पास पावर सिमट जाती है। जो हमारी पार्टियों का जो रजिस्टर नहीं बनता, खुली सूची नहीं बनती। ठीक है। अगर जो बड़ा नेता होता है बोल देता है जी इसको आज से हमारी पार्टी का मेंबर बना लो, तो बना लिया जाता है, और अगर हटाना होता है तो उसी टाइम हटा दिया जाता है। तो यानी कोई पार्टी का रजिस्टर नहीं बनता। ठीक है। अंदर ही इलेक्शन, पार्टी के अंदर कोई चुनाव नहीं होते, कोई छोटा नेता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती है, दल होते हैं, उसके भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, इससे पार्टी को नुकसान होता है। कैसे? कोई बंदा अच्छा काम करना चाहता है बट वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्यों? क्योंकि बाकी बड़े बड़े नेता उसको आगे नहीं बढ़ने देते। तो है ना पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती बड़ा सिंपल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखते भी होगे। वंशवाद का मतलब होता है बेटे का बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर बेटे का बेटा, ये पार्टी चल रही है, ठीक है। मतलब एक पार्टी का हेड जो है अभी बाप है, फिर उसका बेटा पार्टी का हेड बनेगा, फिर उसका बेटा पार्टी का हेड, फिर उसका बेटा पार्टी का हेड। तो वंशवाद की चुनौती है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा अगर कार्य करता है और वो बहुत अच्छा काम करता है, तब भी वो ऊपर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वंशवाद की प्रॉब्लम है। हमेशा कोई भी पार्टी का लीडर होता है ना, वो अपने बेटे को ही पोस्ट सौंपता है। या आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता मैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैसे और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए पैसे और अपराधी गतिविधियों का, जो अपराधी होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनको टिकट वगैरह दे देते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो बुरी बात थोड़ी ना है, तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी बात है, वो तो इलेक्शन जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। बट देखो, अभी मान लो आपको किसी ने डरा धमका के पैसे देकर वोट खरीद लिया आपका और आपने वोट उसको दे दिया, बट अगले 5 साल बाद आप किसी और को दोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये खराब नेता है, ये पैसे से खरीदता है और हमारा बहुत बेड़ा गर्क करता है, तो आप उसको अगले बार वोट नहीं दोगे। तो लॉन्ग टर्म में तो इमेज खराब हो गई। वो तो एक बार थोड़ा ना जीतना होता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको तो अपना अस्तित्व बचाए रखना होता है, जब तक टाइम है तब तक जीतना होता है। बट वो कभी भी ऐसी जो पार्टियां होती है जो अपराधी और पैसे वगैरह का उपयोग करती है ना, जो कभी भी आगे नहीं जीत पाती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। यानी अब देखो, बहुत सारी पार्टी है जो समान बन चुकी है। समान का मतलब है, जैसे कि मान लो दिल्ली में आप पार्टी थी, अभी कांग्रेस, आप पार्टी और बीजेपी दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, तो तीनों ने सेम स्कीम दी, ठीक है। तीनों बोलते बिजली पानी फ्री करवाएंगे, कांग्रेस भी, बीजेपी भी और आप भी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया हम किसकी साइड जाएं, क्योंकि तीनों की तीनों तो सेम हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को दूसरे से अलग नहीं कर पाती ना, तो वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, है ना। आई होप ये समझ आ गया। जैसे कि मान लो कोई छोटी पार्टी है, ठीक है, छोटी पार्टी और एक कांग्रेस है, एक छोटी पार्टी है। जो छोटी पार्टी और कांग्रेस है, दोनों की दोनों सेम चीज़ें ही लोगों के सामने रखते हैं कि जी हम जीत गए तो ये करेंगे। तो लोग किसको वोट देंगे? छोटी पार्टी को नहीं, वो कांग्रेस को देंगे, क्योंकि उसका नाम है। तो जो छोटी पार्टी है उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए पार्टी के बीच विकल्पहीनता का ना होना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में दल बदल का क्या मतलब है और इसके बारे में बताइए। दल बदल का क्या मतलब है? बड़ा सिंपल है, जब कोई एक बंदा जीत जाता है, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैंने कांग्रेस के साइड से इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया, और मैंने पैसे के चक्कर में आप पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी पार्टी या बीएसपी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया पैसे या पोस्ट के लिए, तो इसी को कहते हैं दल बदल, ठीक है। राजनीति में पहचान का मतलब है कि किसी व्यक्ति को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाना, ठीक है। पहचान का मतलब दल बदल, ठीक है। ये दल बदल का मतलब यही है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाना। पार्टी से पार्टी की निष्ठा बदलना, जिस पर एक व्यक्ति एक अलग हिस्से के लिए चुना गया हो। मतलब मान लो मैं कांग्रेस से लड़ा बट मैंने बीजेपी में पार्टी चेंज कर ली, तो इसी को कहते हैं दल बदल। ऐसा तब होता है जब किसी पार्टी के चुने जाने के बाद विधायिका उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। विधायिका का मतलब वो एमएलए, ठीक है। निर्वाचन विधायक और सांसद को बदलती पार्टी से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। संविधान में कानून लाया गया, मैं आपको बता दूं, इस दल बदल को रोकने के लिए। अब कानून कहता है यदि कोई विधायक और सांसद पार्टी को बदलता है तो उसे वह विधायिका की सीट खोनी पड़ेगी। इसका मतलब है, मान लो मैं एमएलए हूँ, मैंने बीजेपी से लड़ा, मैं जीत गया, मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस में चला गया, तो अब कानून ये बना है कि मेरे को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, यानी मैं एमएलए नहीं रहूँगा फिर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि नए कानून ने दल बदल को कम करने के लिए और असंतोष और अधिक कठिन बना दिया। मतलब अब दल बदल नहीं कर सकता कोई भी पार्टी, बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया है। ये दल बदल वाला क्वेश्चन हमारा 2014 में आया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दल बदल से क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल और उनके नेताओं में सुधार के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए किन्हीं 2 संस्थागत संशोधन की जाँच करें या उनके बारे में बताइए। 2016 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। पहली बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी
भाई एक तो है हमारी क्या, दल बदल। तो दल बदल को रोकने के लिए हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया है जिससे दल बदल को रोका जा सके। पहला तो सुधार ये है जो हमारी संस्थाओं ने किया है, संविधान ने किया है। दूसरा पॉइंट है कि न्यायपालिका ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए ना एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत क्या होता है कि जो भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहता है ना उसे अपनी संपत्ति, अपने खिलाफ चल रहे जो भी अपराध है वो बताने पड़ते हैं, आपराधिक जो मामले हैं वो बताने पड़ते हैं, और साथ में अपनी एडुकेशन वगैरह बतानी पड़ती है, जिससे हमें पता चल पाए क्या इसके पास कितनी पैसे हैं, क्या ये करप्ट तो नहीं है, क्या इस पे कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं, वो कितने संगीन हैं, क्या ये बंदा क्रिमिनल तो नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाता है, तो इससे लोगों को वोट देने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये जो दूसरा कदम था ये हमारी न्यायपालिका ने लिया है। ठीक है, तीसरा कदम लिया है हमारी चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने क्या कहा है, दल के संगठित चुनाव करवाना, मतलब पार्टी के अंदर संगठित चुनाव करवाना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी कर दिया है। मतलब कोई भी पार्टी वो बोलती है जी हमारे पास तो 10,000 करोड़ का चंदा आया है, तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि जी चंदा आया तो उस पर टैक्स भी भरो, कहाँ से आया ये भी बताओ, है ना। तो इससे क्या होगा कि कोई भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देते हैं कि बाद में उनका फेवर करेंगी, तो वो थोड़ा डरेंगे कि भैया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा पैसे कहाँ से आए हैं। क्योंकि 1 लाख तो ठीक है, 1 लाख 2 लाख तो ठीक है, बट जब कोई बंदा 10,000 करोड़ भेजता है तो फिर तो पता है कि वो अपने फेवर के लिए ही भेज रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको हमारे चुनाव आयोग ने सही करने की कोशिश करी है कि दलों के बीच चुनाव भी करवाना ज़रूरी है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी कर दिया है किसी भी पार्टी को। ठीक है, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये 3 चीज़ें थी जो करी गई है। एक तो दल बदल का नियम, उसको कम करने के लिए एक कानून बनाया गया है, संशोधन किया गया है संविधान में। दूसरा, हमारे न्यायपालिका ने पैसे और अपराधी मामलों को या अपराधी का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें एक शपथ पत्र देना पड़ता है उसको। देखा भी होगा आपने, इलेक्शन आने से पहले ना बहुत सारी बोलते हैं कि जी शपथ पत्र में उसकी इतनी करोड़ प्रॉपर्टी है, ये है हुआ है। ठीक है, और साथ ही में जो चुनाव आयोग है उसने इलेक्शन, पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाना यानी लोकतंत्र स्थापित करना इंपॉर्टेंट करवा दिया है, और रिटर्न फाइल करना भी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक दल में सुधार किए गए, के लिए किसी 5 उपाय सुझाइए और समझाइए। सिंपल सा मतलब है, 2016 में, 2015 में, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन इससे कैसे अलग है मैं आपको बता देता हूँ। ये वो काम है जो किए गए हैं। ठीक है, अब ये हमें सुझाव देने कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी के अंदर क्या होता है कि 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो। ठीक है, दूसरी बात है कि दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। ओके, और इसी के साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे SC ST कम्युनिटी होती है, उनको भी आगे क्या दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी आरक्षित की जानी चाहिए सीटें। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं एक बार रीड कर देता हूँ। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, यानी पार्टी के अंदर इलेक्शन हो इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी ना चला सके। और साथ ही में सदस्यों की सूची बनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा सदस्य बोले कि जी हटा दो तो हटा दिया, आ जाएगा ये आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे से कामकाज के लिए व्यवस्थित कानून बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे पार्टी के अंदर क्या ला सके, लोकतंत्र लाया जा सके। 1/3 सीटें जो है वुमेन के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए, औरतों को आरक्षण देना चाहिए दल के लिए, और बहुत सारे जो हमारी SC ST कम्युनिटी होती है उनको भी आरक्षण देना चाहिए। साथ ही में ये बोला गया है कि चुनाव का खर्च है ना सरकार को उठाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो ख़राब चीज़ है, चुनाव जो हो रहे हैं उसका खर्च हमारी सरकार क्यों उठाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट वो पैसे की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए सरकार को उनकी हेल्प करनी चाहिए, सरकार को और चुनाव आयोग को उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए, उनके पेट्रोल वगैरह का, कागज़ या फ़ोन कॉल वगैरह का जो भी पैसा है वो सरकार दे, ताकि वो अपनी चीज़ें लोगों के सामने रख सके और लोगों का वोट हासिल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विदलीय शासन व्यवस्था के बारे में बताना है और हमारा बहुदलीय शासन व्यवस्था के बारे में बताना है। सिंपल है, मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। देश में ना 3 प्रकार की पार्टी हो सकती है। या तो एक दलीय का मतलब होता है जब पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी हो। ठीक है, कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, इस कारण से उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। चीन में अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो किसी भी तरीके का लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, और लोगों के पास ज़्यादा अधिकार भी नहीं है, मनमानी करते हैं वो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई प्रणाली बताओ, पार्टी की प्रणाली बताओ जो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है, तो वो आपको एक दलीय शासन व्यवस्था लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दो दलीय में क्या होता है, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 प्रमुख दलों के बीच में बदलती रहती है। मतलब पार्टी तो बहुत सारी होती है बट मेन पार्टियां 2 होती है, उन्हीं के बीच में पावर शिफ्ट होती रहती है।
ठीक है, चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत जाती है बाकी पार्टियां, बट जो पावर है वो दो प्रमुख दलों के बीच में ही रहती है। जैसे अमेरिका है इसका उदाहरण, और हमारा यूके। अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी, और यूके में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, ये दोनों की दोनों पार्टी। ठीक है, इसके भी कुछ फ़ायदे और इसके कुछ नुकसान भी है। फ़ायदे क्या हैं इसके, कि लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, कम से कम 2 ऑप्शन होते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये भी पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक वो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग दल भी हैं। ओके, और अलग अलग दल आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, वो बाद में ना फिर इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में जो बड़ी बड़ी पार्टी होती है उन्हीं के अंदर मिल जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दलों पर या दूसरे से संगठन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो उसे बहुदलीय शासन कहते हैं। इसका मतलब समझा देता हूँ। जिस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है और वो गठबंधन बना के सरकार में आते हैं, तो इसी को हम बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे भारत के अंदर अगर आपको जीतना है ना, तो आपको कितने चाहिए वोट, आपको 272 से ज़्यादा सीटें चाहिए। अगर किसी पार्टी को 150 मिलती है ना, तब भी उसकी पॉलिटिकल, मान लो 150 है, सबसे ज़्यादा 150 मिले हैं, वो फिर भी अपनी सरकार नहीं बना सकता। उसे बहुत सारे दल को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो बीजेपी है, उसको 150 सीटें मिली, तो आपसे 20 सीटें, आपके जो 20 कैंडिडेट होंगे उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस को अपने साथ, ऐसे सबको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम गठबंधन सरकार, और इसी को कहते हैं बहुदलीय शासन। इसके कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं, ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है, लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, लोगों को ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए कहते हैं, ये बीजेपी का अलायंस है, यानी बीजेपी का गठबंधन है। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये हमारा कांग्रेस का है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आपको है ना, दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं, तो मैं आपको बता ही चुका। अब क्वेश्चन है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके बारे में आपको आ सकता है। वैसे तो बहुत कम आता है, जैसे कि ये देखो 2016 में और 2017 में सिर्फ 2 बार आया हुआ है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर छाटे, बट मेरे को ज़्यादा मिले नहीं। बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखो, चैप्टर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने देखो आपको ज़्यादा दिया भी नहीं है। तो राजनीतिक दल के सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि हमारी वेस्ट बंगाल में है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, अगर वैसे तो मैं ये वाला है ना, आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसके पार्ट नंबर 2 में जितनी भी हमारी नेशनल पार्टी है उसके बारे में बताया था, तो वो वीडियो जाकर देख कर आ सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तृणमूल कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी है, 1998 में बनी थी जनवरी में, आपको पता है, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद पे चलती है ये। ओके, वेस्ट बंगाल में इसका अच्छा गठजोड़ है, या हम कह सकते हैं बहुत ताकतवर पार्टी है वेस्ट बंगाल में। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी पार्टी 1984 में बनी थी, कांशीराम जी ने बनाई थी। आदिवासी, दलित, पिछड़ी जातियों के लिए और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए ये आवाज़ रखती है अपने सामने। ठीक है, साथ ही में ये जो है यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है या मिलती है। ये पार्टी हमें ज़्यादातर लोग यहीं के वोट देते हैं इनको। ठीक है, शुरुआत में ये यूपी में और पश्चिम इलाकों में फैली हुई थी। ठीक है, आज इसका आधार जो है वो थोड़ा सा कम है। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ 1998 में ये हमारी जो बीएसपी थी उसने सपोर्ट किया था इसको। साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपको बताइए 1925 में बनी थी। मार्क्सवाद और लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की आस्था पर विश्वास रखते हैं। ये 1965 में पार्टी टूट गई थी और इसी से एक नई पार्टी निकली थी जिसका नाम है सीपीआईएम। और सीपीआईएम भी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके बारे में ये लिखा हुआ, 1964 में बनी थी। आइडियोलॉजी दोनों की सेम ही है। ओके, और जो हमारी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल पार्टी, आपको पता ही है, ये अभी तक की इंडिया में सबसे पुरानी पार्टी है जो 1885 में बनी थी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी यहीं से ही थे और बहुत पुराना नाम है इसका। हमारे माना जाता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा रोल था हमारी कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, 2019 में इसको 52 सीटें मिली थी। उसके बाद हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको पता है, एनसीपी। ओके, एनसीपी पार्टी क्या है, ये हमारी शरद पवार की पार्टी है, 1999 में बनी थी। और एक बीजेपी भी है। ठीक है, बीजेपी का भी मैं चलो बीजेपी का एक सेकंड मेरे को दो, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये रहा जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाई थी ये पार्टी। ठीक है, एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हमारा भारतीय जनसंघ, उसी के तर्ज पे बनी है ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी पे पार्टी चलती है। ओके, और ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो आपको पता ही है, इस पार्टी को लोकसभा में 303 सीटें मिली है और अभी ये केंद्र सरकार में। ठीक है,
हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 की लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है जी लिंग, जाति और धर्म। और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे पीवाई क्यूज है। मैं आपको बता दूं, मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। आप सीधा आओगे ना प्लेलिस्ट पे, मेन पॉइंट स्टडी पे आओगे, प्लेलिस्ट पे आओगे, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। बस एक ही ऐसा चैप्टर है जिसकी वीडियो मैंने नहीं डाली, वो यही है जेंडर, रिलीजन, कास्ट। बच्चों ने बोला कि सर आप इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तो डाल दो, तो मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रहा हूँ। और डोंट वरी, ये जो चैप्टर है अभी तो नहीं, बट बाद में ये चैप्टर भी अपलोड कर दूंगा मैं विद नोट्स, ठीक है। बट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन दे रखे ना वही करके जाना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। एंड एक और बात, जैसे मैंने बताया कि मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, तो जैसे कि आप एक और बात, जो मैंने मैप वगैरह की वीडियो डाली है, अर्थशास्त्र के सारे जो पूरी की पूरी बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है, हमारे इतिहास के सारे चैप्टर की, और लोकतांत्रिक के पहला और दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। ये तीसरा जो है जेंडर, रिलीजन, कास्ट, उसकी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये शुरुआत कर देते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि राजनीति में धर्म का सकारात्मक, पहले तो है ना मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। लिंग, धर्म और जाति चैप्टर का नाम है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर लिंग यानी जेंडर का कैसे यूज होता है, धर्म का कैसे यूज होता है और जाति का कैसे यूज होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लिंग यानी जेंडर बेसिकली एक ऐसा जेंडर है जिसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सोसाइटी में भी और पॉलिटिक्स में भी। वो है जी विमेंस। विमेंस का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम है और उनको वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड वो प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ेगा। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अगर पॉलिटिक्स में बढ़ेगा तो ये एक अच्छा कदम है। तो यानी हमें ये बात समझ आई कि अगर लिंग की यानी जेंडर की, विमेन्स की बातें पॉलिटिक्स में होगी तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर धर्म की बात करी जाए तो धर्म का भी वैसे पॉलिटिक्स में आप पॉजिटिव भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉम्युनल सोच रखते हैं। अभी कॉम्युनल के बारे में बात करेंगे आगे, नीचे एक टॉपिक आएगा। कॉम्युनल सोच वाले वो लोग होते हैं जो बोलते हैं बस मेरा ही धर्म है, बाकी जो है वो सारे खराब लोग हैं, मेरा ही धर्म सबसे ऊपर है, बाकी धर्म के लोग सबसे नीचे है, ठीक है जी। चलो, और पॉलिटिक्स की भी, जाति की भी बातें करेंगे कि जाति का यूज़ कैसे किया जाता है पॉलिटिक्स में। आपको पता है बहुत सारे लोग जो है जीतने के लिए ऐसे ही जैसे कि बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे एक इलाका है जहाँ पर यादव कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। अब मैंने यादव बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एकदम से यादव इसलिए आ गया क्योंकि मेरा दोस्त है ना यादव, तो एकदम से यादव आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ वो कर रहा हूँ, बट दिमाग में आ गया तो इसलिए मैंने बोल, तो दिल पे नहीं लेना यार, ठीक है जी। तो जैसे किसी एरिया में यादव कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं तो जो बंदा खड़ा करेंगी पॉलिटिकल पार्टी वो भी यादव ही खड़ा करेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये अच्छी बात भी है कि उनके लिए काम कर रही है। बट ये बुरी बात ऐसे है कि मान लो कोई ऐसा लीडर आ गया जो ये बोलता है नहीं मैं तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए काम करूंगा, बाकी के लिए नहीं करूंगा, तो ये दिक्कत बन जाएगी। तो पॉलिटिक्स में जाति का यूज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है जी। चलो अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपको क्लियर होता जाए। चलो पहला क्वेश्चन है कि धर्म का जो यूज है हम सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो हमें मतलब हम धर्म का कैसे यूज कर सकते हैं पॉलिटिक्स में पॉजिटिव वे में। आपको पता है पॉलिटिक्स के अंदर अगर रिलीजन की बात होती है तो ये नेगेटिव होता है हमेशा, बट पॉजिटिवली हम धर्म का कैसे यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि पहली बात तो ये लिखी है कि हमें धार्मिक समुदाय के रूप में अपनी मांगे उठानी चाहिए। एक धार्मिक यानी जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है जी। जैसे कि ये एग्जाम्पल मेरे को इसलिए आता है क्योंकि अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको पता है बड़े बड़े मंदिर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये बात आई होप आपको पता होगी। तो बहुत सारे लोग क्या है जो हिंदू है वो सारे के सारे साथ में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हटना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हो कि धर्म का यूज कर रहे हैं वो साथ में आने के लिए, है ना, कर रहे हैं ना। तो एक तरह से यही बात लिखी हुई है कि धर्म का यूज कर सकते हो आप पॉलिटिक्स में चेंज लाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं धर्म का यूज किया जा रहा है जो कि एक अच्छी बात है, मतलब कोई गलत नहीं बोल रहा मतलब। बट एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के अंदर मतलब दूसरे धर्म के बारे में, जैसे कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में अपने अपने धर्म के अच्छे के बारे में बात कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे धर्म के बारे में कुछ गलत ना निकल जाए या कुछ गलत ना बोल दो, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये बात, आई होप ये आपको क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि राजनीतिक जो नेताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि धर्म का उपयोग उत्पीड़न और भेदभाव के माध्यम के रूप में ना किया जाए। मतलब पॉलिटिकल लीडर को ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप धर्म का यूज भी कर रहे हो ना तो बेसिकली अच्छे के लिए करो, बुरे के लिए ना करो। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई एरिया है जहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और जैन भी रहते हैं। तो जैन की पॉपुलेशन बहुत कम है, मान लो बहुत कम है, मान लो 4-5 फैमिली, 4-5 तो नहीं 10-20 फैमिली रहती है जैन किसी एरिया के अंदर। तो उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, तो उनके लिए आप काम करो। तो धर्म का यूज करो, बेसिकली आप
बेसिक आप उनको देख रहे हो कि हाँ ये जैन है, तो आप धर्म का यूज करके उनको धर्म बेसिकली धर्म का यूज करके आप उनके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको ऐसे यूज करना है, भेदभाव करने के लिए धर्म का यूज नहीं करना, ठीक है। और समाज में सुधार लाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं धर्म का यूज करना है, जैसे कि इसमें लास्ट वाला पॉइंट ये लिखा है, समाज सुधारकों का प्रयास, ठीक है। वैसे मैं बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि धर्म के बारे में आता ही नहीं एग्जाम में, बहुत कम जान पूछ के डाला जाता है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाता है। आपको पता है अब तो जो पेपर बनते हैं उनका डिस्कशन भी पार्लियामेंट में हो रहा है, तो इसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी ये पिछली बार आ रखे थे एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और समाज सुधारकों का प्रयास कि ना, पॉलिटिक्स में आप धर्म का यूज कर सकते हो समाज को सुधारने के लिए। जैसे कि मान लो कोई कॉमन मतलब कोई एरिया है जहाँ पर लोग गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो उनको सुधारने के लिए आप धर्म की बातें बता सकते हो कि धर्म में ऐसा नहीं होता, अच्छे बनो, ठीक है, बढ़िया बनो, किसी के साथ गलत मत करो, गलत चीज़ों का सेवन मत करो। ऐसे करके भी आप पॉलिटिक्स के अंदर धर्म का यूज कर सकते हो, ये भी पॉजिटिव वे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आ सकता है कि भारत में जातिगत बंधन क्यों टूट रहे हैं, कोई 5 कारण बताइए। यानी भारत के अंदर पहले जाति को लेकर भेदभाव होते थे ना, वो बहुत कम हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? पहला है कि आर्थिक विकास, धीरे धीरे आर्थिक विकास हो रहा है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि धर्म के नाम पे, सॉरी जाति के नाम पे भेदभाव गलत है। नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर शहरीकरण हो रहा है, व्यवसायिक गतिशीलता आ रही है, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनको भी समझ आ रहा है कि यार ये गलत है, जातिगत भेदभाव गलत है। नेक्स्ट है लोग पढ़े लिखे बन रहे हैं, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जातिगत बंधन टूट रहे हैं। और साथ में जमींदारी प्रथा, पहले जमींदारी प्रथा होती थी तो वहां पर ज्यादा भेदभाव होता था, एक ही बंदा होता जिसके पास सारी जमीन होती तो बाकी लोगों के साथ भेदभाव करता था, तो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। और लास्ट पॉइंट है कि जो हमारी जातिगत जो बंधन है वो टूट रहा है, उसके पीछे मेन रीजन ये भी है कि भारत के अंदर क्या है कि जाति आधारित जो भेदभाव होते हैं ना, उसको रोक लगाने के लिए बहुत सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि दैनिक जीवन में विमेंस को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम बतानी है आपको, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है आपको कि विमेंस है भारत के अंदर, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। या घुमा के ये भी आ सकता है कि विमेंस की कंडीशन इंडिया में अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया में ही अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट है ना आप पूरी दुनिया में कॉमन देखोगे, तो उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या वो कौन सी प्रॉब्लम है जो वो फेस करती है। पहली बात तो है कि विमेंस का साक्षरता दर जो है वो बहुत कम है। अगर इंडिया की बात करें तो 100 में से जो 82 मेल जो है वो पढ़े लिखे हैं, बट वुमेन्स जो है सिर्फ 65 पढ़ी लिखी है, ये एक दिक्कत है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माता पिता होते हैं, माता भी, समझ रहे हो, सिर्फ पिता की बात नहीं हो रही, माता भी, माता पिता दोनों के दोनों क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार लड़का रहेगा, लड़की तो पराए घर चली जाएगी, लड़का रहेगा तो लड़के को पढ़ाओ क्योंकि ये हमारा भविष्य है, तो इसकी वजह से वो लड़की को नहीं पढ़ाते, ये भी गलत बात है। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है विमेंस को, बहुत सारी विमेंस पढ़ना चाहती है। वैसे देखो आजकल मैं सच बताऊंगा, जो मैंने देखा है आजकल ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, गांव में होता होगा, बट मैंने अपने ऐसे जनरली ऐसा नहीं देखा है ना, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ शायद इस वजह से। बट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने ऐसा कभी होते हुए देखा अपने सामने या नहीं होते हुए देखा, ठीक है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। ये बात तो आपने फेस करी होगी, देखा भी होगा कि इंडिया के अंदर है ना पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है, महिलाओं की कम है। हर 1000 महिलाओं के मुकाबले सिर्फ 940 वुमेन्स है। और इसका मेन कारण क्या है कि माता पिता भी है ना लड़की को पैदा नहीं करना चाहते, लड़के को पैदा करना चाहते हैं। और इसके लिए ना अल्ट्रासाउंड भी होता था पहले, अब तो ये बैन हो चुका है। पहले क्या होता था, पता चल जाता था कि लड़का हो रहा है लड़की हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है ना। नेक्स्ट है अवैतनिक कार्य। तो अधिक वेतन पाने वाले जो पुरुष की तुलना में उच्च वेतन पाने वाली महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। हालांकि औसतन भारतीय महिलाएं प्रतिदिन पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काम करती है। मतलब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपके आसपास कहीं घर बन रहा हो ना, वहाँ पर आप जाओगे, आप देखोगे बहुत सारी फीमेल्स भी काम कर रही होगी, बहुत सारे मैन भी काम कर रहे होंगे, दिहाड़ी मिलती है उनको डेली की काम करने की। मेल को ज़्यादा ही मिलती है, जहाँ तक मेरे को पता है 700 ऐसे कुछ मिलता है, और फीमेल्स को मिलते हैं चाहे उन्होंने काम करा हो 500 रुपये, चाहे ज़्यादा कराओ मेल से फिर भी 500 रुपये। क्या है ये भेदभाव? तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। और बहुत ऐसी कम बड़ी बड़ी पोस्ट होती है जहाँ पर विमेंस है, बट आजकल तो बढ़िया है कि विमेंस आगे जा रही है ना। जैसे मैंने बोला, अब मैंने ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ मैंने आसपास अपने होते हुए नहीं देखी, घरेलू हिंसा होते हुए देखी है। ये लिखा हुआ है घरेलू हिंसा वाला पॉइंट, ये तो देखा है मैंने। घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता है ना, बंद दरवाजे के पीछे शिकार होना पड़ता है, शिकार होती है महिला, शिकार होना पड़ता है, ये गलत वर्ड यूज़ किया मैंने, ये नहीं करना चाहिए मेरे को, बट ये होता है। देखो अब मैं बोल दूं नहीं होता जी, घरेलू हिंसा तो होती नहीं है, तो गलत बात है, होता है, घरेलू हिंसा होती है। वॉयलेंस आपने कभी ना कभी देखा होगा, अपनी फैमिली में नहीं तो बाहर कहीं ना कहीं देखा होगा। और नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या। यानी पहले क्या होता था, लड़की मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी उनका अल्ट्रासाउंड होता था, पता चल जाता है लड़की हो रही है लड़का हो रही है, और लड़की होती थी उसको पेट में मार दिया जाता था, तो ये भी गलत है।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें तो लिखी भी नहीं है। डेली हरासमेंट होता है, छेड़छाड़, ये फलाना 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 फलाना। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुनावी राजनीति में जाति के अलावा और अन्य कारक जो महत्वपूर्ण है वो बताने हैं। जाति के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर करती है? तो पहली बात तो यह है कि बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं, ऐसे भी लोग हैं जो है ना अपने धर्म या जाति से उठकर कभी कभार क्या करते हैं, किसी जैसे कि मान लो, अब मैं यार एग्जाम्पल भी तो नहीं दे सकता कि टॉपिक ही ऐसा है ना, कहीं पता चले कि लोग सेंटी हो गए कमेंट बॉक्स में कि भाई यार ये क्या बोल दिया आपने, है ना। तो देखो सिंपल इसको समझो आप। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो अपनी जाति नहीं देखते, अपना धर्म नहीं देखते, वो उससे उठकर वोट देते हैं। जैसे कि मान लो मैं समझा दूं, किसी एरिया में, यार अब मैं यादव का लेने वाला था, फिर चलो ले लेते हैं, मेरा दोस्त ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानेंगे, अच्छे लोग होते हैं। मान लो किसी एरिया में यादव कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, लीडर भी यादव खड़ा हुआ, ठीक है, और एक दूसरा लीडर भी खड़ा हुआ, वो कोई और कम्युनिटी का है, ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, गुर्जर है या कोई भी हो सकता है, ठीक है, और मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त गुर्जर को वोट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी मान लो गुर्जर की पार्टी ए है और उसे वो पार्टी अच्छी लगती है। तो आपने देखा जाति से उठकर उसने वोट दिया। वो चाहता तो यादव को वोट दे सकता था, बट उसने गुर्जर को वोट दिया, है ना। दिल पे नहीं लेना, ये एग्जाम्पल है ये बात, ठीक है, कहीं आप ले जाओ दिल पे, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एक ही जाति के लोग की आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग हित होते हैं। मतलब एक ही जो जाति, एक ही, कभी कभार क्या होता है, एक ही जाति के लोग आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग हित हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक ही जाति के लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है, आप देखो दोनों अलग अलग पार्टी को वोट देंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी लोग हमेशा जाति के नाम पे वोट नहीं देते। नेक्स्ट है कि सरकार के प्रदर्शन के बारे में लोगों का आकलन, और ऋणदाताओं का, ऋणदाता यानी ये वोट देने वाले, ठीक है, ऋणदाताओं की लोकप्रियता रेटिंग मायने रखती है, अक्सर चुनाव परिणाम निर्धारित करती है। मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का परसेप्शन भी होता है, ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, ठीक है, वो जाति के आधार पर नहीं देखते, वो देखते हैं कि यार ये पार्टी ने अच्छा काम किया नहीं किया। अब मान लो मेरे लिए कोई अच्छा काम है, दूसरे के लिए वो बोल दे कि नहीं यार मेरे को तो यही चीज़ खराब लग रही है जो तू अच्छा बोल रहा है ना। तो ये भी चीज़ है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो जाति से अलग मायने रखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिंग विभाजन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, है बुक का भी है ये क्वेश्चन, बुक में भी लिखा हुआ है और टॉपिक है ये। तो लिंग विभाजन जीव विज्ञान पर नहीं बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़िवादी पर आधारित है, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। घर में कपड़े धोने का काम, खाना बनाने का काम, ये सारे का सारा काम फीमेल का होता है। क्या मेल खाना नहीं बना सकता? अच्छा, बल्कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको सारे मेल मिलेंगे, सारे मेल मिलेंगे खाना बनाने, और वो भी तगड़ा खाना बनाते हैं। बट ये रूढ़िवादी सोच है कि तो घर में तो यार फीमेल ही बनाएगी, है ना। तो ये बेसिकली जो लिंग विभाजन होता है, लिंग विभाजन का मतलब होता है कि जब जेंडर को देख के काम को डिसाइड किया जाता है। अभी मैं आपसे बोलूँ, आप देखना, आप खुद ही डिसाइड करना। अभी मैं बोलूँ कि आपको घर में कपड़े नहीं मिल रहे, आपका मान लो आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं मिल रही, आप किसको बुलाओगे पहले, मम्मी को या पापा को? मम्मी को बुलाओगे, पापा तो फिर गुद्दी वुद्दी भी नाप सकते हैं, है ना? उनसे ऐसे बात करोगे कि यार ढूंढ के दे दो, है ना। तो समझ रहे हो आप, ये लिंग विभाजन है। अब इसका इसका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने बोला कि सिलेंडर फिट करना है ना, मान लो आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, उसको फिट करना है, किसको बुलाओगे आप? मदर को या फादर को? आप बोलोगे सर फादर को बुलाएं, क्या फीमेल नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। मेरे घर पे तो मेरी दादी जी करती है कभी कभार, है ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये जो लिंग विभाजन होता है ना, ये बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं होता कि हाँ ये स्ट्रांग है। क्या पता कि किसी फैमिली के अंदर हस्बैंड कम स्ट्रांग हो, फीमेल ज़्यादा स्ट्रांग हो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं होती, लोगों की सामाजिक अपेक्षा और रूढ़िवादी पे डिपेंड होती है। क्या महिला है तो कमजोरी होगी, इससे तो होगा ही नहीं कुछ, और मेल है तो स्ट्रांग ही होगा। ये सोच है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आते हैं कि लड़कों और लड़कियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर का काम करना और बच्चों का पालन पोषण करना है। ये भी ये बताया जाता है। महिलाओं को घर के अंदर खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारे के सारे काम दिए जाते हैं, और पुरुषों को बाहर का काम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर का काम नहीं कर सकते, और ये भी नहीं है कि महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती, है ना। तो ये एक सोच है जो कि गलत है, ठीक है। अब बाकी तो ये बनाए हुए पॉइंट है, आप लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या मुख्य भूमिका है। आपको पता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है बेसिकली अपने मतदाता, अपने उम्मीदवार का चयन करने से पहले ना उस एरिया का जातीय संरचना देखती है कि यार इस इलाके में कौन सी जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। उसी जाति के जो लोग हैं
उनको उसी बंदे को खड़ा करती है कि जिस जाति के ज़्यादा लोग हैं। यस सर नो? नेक्स्ट है, जब सरकार बनती है तो राजनीतिक दल आमतौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व उसमें जगह मिले। यानी जब भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना, तो वो ध्यान रखते हैं कि यार हर जाति के लोग होने चाहिए, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे यार हमारी जाति के तो लोग ही नहीं है इसमें, है ना? नेक्स्ट है कि चुनावों में राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं का समर्थन जीतने के लिए जातिगत भावनाओं की अपील करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, अपनी जाति का यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में जीतने के लिए। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर राजनीतिक नेताओं को राजनीतिक समर्थन जुटाने और हासिल करने के कार्य के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, इस मैं समझा देता हूँ इसका मतलब। के सिद्धांत ने राजनीतिक नेताओं को राजनीतिक समर्थन जुटाने और हासिल करने के कार्य के लिए तैयार कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता है कि यार वोट तो सबका इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स का जाति वगैरह का यूज़ करता है कि जी हमारी जाति ये है बट हम सबके लिए काम करेंगे, है ना? तो ये है। लास्ट है, इनमें उन जातियों के लोगों में भी नई चेतना लाई है जिसमें इस समय तक हीन और निम्न समझा जाता था। ये बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। मान लो अब देखो, मैंने जैसे बोला, कोई भी इंडिया में आप कोई भी एरिया ऐसा नहीं ढूंढ सकते जहां पर एक ही जाति के लोग रहते हो, सिर्फ एक जाति के लोग रहते हो। बाकी कम्युनिटी भी रहती होगी, कम रहती होगी बट रहती होगी। कम्युनिटी नहीं, जाति के लोग। तो अब मान लो कि कोई पॉलिटिशियन है, वो एक जाति से आता है बट उसको दोनों के वोट चाहिए, तो वो पहले जिनको गलत कहता था कि यार ये तो गंदे लोग हैं, उन्हीं के साथ बैठ के खाना खा रहा है, पानी पी रहा है ना? जिनको बोलता था कि इनके घर में मत जाना, आज उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। ये कितनी अच्छी बात है, मेरी बात समझ रहे हो? तो जिन लोगों को पहले वो हीन नजरों से देखता था, अब उनको बराबरी की नजरों से देखता है। तो ये एक अच्छा, एक पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव तरीका है। क्योंकि देखो यार, इंसान है ना? अब सेम ही है, दो कान है, एक नाक है, दो आंखें हैं, बॉडी है, हाथ पैर है, अब सब कुछ सेम है। तो ये कहना कि यार ये इसके घर मत जाओ, इसका पानी मत पिए, तो गलत है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं, राजनीति में संप्रदायों की विभिन्न रूपों से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो राजनीति में आपको, अच्छा सांप्रदायिकता क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। सांप्रदायिकता का मतलब ऊपर मैंने आपको बताया ना, कम्युनल माइंडसेट के लोग, ये कैसे लोग होते हैं ये बता ही चुका हूं मैं आपको। ये कहते हैं हमारा ही धर्म है भाई, बाकी सारे जीरो, सारे खराब धर्म, हमारा ही धर्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, महंगी बातचीत है हमारे धर्म की, बाकी लोग सारे बेवकूफ है। ये कहते हैं कि जी हमारे ही धर्म का बोलबाला होना चाहिए, है ना? बाकी की बातें ही मत सुनो। ये ऐसे लोग होते हैं, ये सांप्रदायिक लोग होते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से हिंसा और ये नरसंहार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल नहीं लूंगा, बस टॉपिक वापिस समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़ियाँ और अन्य धर्मों पर अपने धर्म की चेष्टा पर विश्वास। मतलब ये बोला जाता है कि वो क्या करते हैं, पहले से ही धार्मिक पूर्वाग्रह बना लेते कि यार ये तो इस धर्म का है, ये तो ऐसा ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने ना एक वीडियो देखी थी, एक पर्सन, ये पाकिस्तान की वीडियो, पाकिस्तान में एक पर्सन था, ठीक है, वो गन्ने के उस पे जाता है जूस पीने के लिए। पता नहीं आपने वो वीडियो देखी हो नहीं, क्योंकि बहुत सारे व्यूज थे, चल आपने देखी होगी। तो वो क्या करता है कि उसको है ना, कांच की गिलास होती है ना जिसमें सारे पीते हैं, है ना, जैसे कोई भी पीता है, तो वो क्या करता है पाकिस्तान में वो जूस वाला एक स्टील का निकालता है। जब वो बोलता है कि जी, वो पहले ही बता देता है कि मैं इस धर्म से हूँ, तो वो स्टील की ग्लास निकालता है, उसमें उसको पिलाता है गन्ने का जूस। समझ रहे हो? तो ये क्या है, धार्मिक पूर्वाग्रह है कि भाई ये तो इस धर्म का है तो गंदा ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये एक गलत है। नेक्स्ट है कि समुदाय की रूढ़ियां और अन्य धर्मों पर अपने धर्म की चेष्टा में विश्वास। ज्यादा बढ़िया समझना अपने धर्म को, बाकी को खराब समझना। एक सांप्रदायिक दिमाग अपने ही धर्म, समुदाय और राजनीति पर प्रभुत्व की आकांक्षा रखता है। कहता है जी मेरे धर्म का ही बोलबाला होना चाहिए, मेरे ही धर्म की सरकार, मेरे ही धर्म के लोग, मेरे ही धर्म का सब कुछ, ऐसा कुछ। समझ रहे हो? नेक्स्ट है कि धार्मिक आधार पर राजनीति, लामबंदी भी सांप्रदायिक राजनीति का एक रूप है। इसमें धार्मिक प्रतीकों और नेताओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब नेताओं जो है वो धार्मिक चीज़ों का उपयोग करते हैं जीतने के लिए, धर्म का नाम का यूज़ करते हैं। इंडिया में तो बहुत है, चाहे हिंदू देख लो, चाहे मुस्लिम देख लो, चाहे सिख देख लो, चाहे ईसाई देख लो, सारे के सारे इसी काम में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल नहीं ले सकता, बट अगर कोई मेरे को ये बोले कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं, ये वाले धर्म के लोग तो ऐसे नहीं है, तो फिर आप बेवकूफ़ हो। सॉरी टू से। हर धर्म में मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, अगर रिलीजन की बात करें ना, तो हर रिलीजन में ऐसे, हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांप्रदायिक है, साफ दिखता है। ठीक है, तो कभी भी है ना,
जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलो तो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला करो। मेरी कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई चीज़ है, मान लो एक पार्टी है, एग्जाम्पल कोई भी पार्टी है, ठीक है, पार्टी ए है, उसने क्या अच्छा काम करा है, क्या बुरा काम करा है, उस पर बात करो। ठीक है, कि ये जी ये वाली चीज़ है मेरे को अच्छी लगती है, ये चीज़ बेकार लगती है, क्योंकि खराब तो सारी है। झूठ क्यों बोलूं मैं। समझ रहे हो, हम अंधी प्रजा में काना राजा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो सही कोई भी नहीं है, सारी ही पार्टी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट कुछ कुछ के काम अच्छे होते हैं, कुछ के काम बुरे होते हैं। अब मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है, क्या पता आपको बेकार लगे, है ना। यार ये चैप्टर ऐसा है ना यार, ये दिक्कत कर देगा मेरे लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, धार्मिक आधार पर पढ़ाई। होप आपको समझ आ रहा हो, वैसे तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं। देखो जानना भी जरूरी है पॉलिटिक्स के बारे में, ज्ञान नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, एग्जाम है बच्चों का। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सांप्रदायिक दिमाग अपने ही धर्म के समुदाय और उसका बोलबाला रखता है, आकांक्षा रखता है कि मेरे धर्म के लोग पॉलिटिकल में होने चाहिए। और दूसरा है कि ये क्या करते हैं, धर्म का यूज करते हैं जीतने के लिए, सांप्रदायिक राजनीति का स्वरूप देते हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिक राजनीति कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा, नरसंहार, दंगों में का भी रूप ले लेती है ना। जब ऐसे लोग बढ़ जाते हैं तो फिर वो दंगे करते हैं कि जी नहीं हमारा ही धर्म बेस्ट है, हम ही बेस्ट है, फिर वो दंगों पे उतर जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे इंडिया में जो दंगे होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं यही एक सोच है, एक सांप्रदायिक सोच है, जिसमें ये समझा जाता है ना कि मेरा धर्म बढ़िया बढ़िया, बाकी का धर्म खराब, बाकी बेवकूफ़, मैं ही अच्छा इंसान। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि जाति और राजनीति के बीच में संबंध के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू बताओ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाति और पॉलिटिक्स, जाति में जब पॉलिटिक्स का यूज़ किया जाता है, पॉलिटिक्स में जब जाति का यूज़ किया जाता है, तो ये पॉजिटिव कैसे है कि जो दलित है, ओबीसी है, जिनकी बात पहले नहीं सुनी जाती थी, अब उनकी बात सुनी जाती है। नेक्स्ट है कई संगठन जाति के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की भी मांग करते हैं, है ना, ये अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे संगठन है, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी है जो कहती है जाति के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे भेदभाव होता था, बट अब वो बोल रहे भेदभाव नहीं होना चाहिए, जबकि वो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं, बट फिर भी वो ये बात बोल रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है वोट चाहिए भाई, है ना। और वैसे भी अगर वो चाहते हैं कि ना हो भेदभाव, तो ये भी कितनी अच्छी बात है, समाज बदल रहा है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका नेगेटिव पहलू क्या है। नेगेटिव पहलू क्या है कि जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है ना। जाति के नाम पे ही अगर हम हमेशा देखते रहेंगे कि यार इसकी जाति है, इस इलाके में इस जाति के लोग ज़्यादा हैं, मेरी जाति है मैं इसको वोट दूं, तो एक नेगेटिव चीज़ भी है। दूसरा यह गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य गंभीर मुद्दों से ध्यान भटका देता है। बस ये देखो यार मेरी जाति क्या है ना। ये मत देखो कि जी वो विकास कर रहा है नहीं कर रहा, वो भ्रष्टाचारी है नहीं है, ये नहीं देखना। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है, और कुछ मामलों में जाति विभाजन तनाव, संघर्ष और यहाँ तक कि हिंसा का कारण भी बन जाता है, और कभी कभार जाति के नाम पे फिर लड़ाई भी हो जाती है। अब बात करते हैं भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषता बताओ। लिख लो ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का क्या मतलब होता है, जिसका कोई अपना धर्म ना हो, जिस देश का कोई अपना धर्म ना हो, इसका क्या मतलब है। जैसे कि अगर मैं पड़ोसी कंट्री की बात करूं, तो इस कंट्री का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, है ना। बट क्या, तो इसका मतलब क्या वो धर्मनिरपेक्ष देश है? द आंसर इज नो। बट इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया का ऑफिशियल नाम जो है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। यस और नो। तो धर्मनिरपेक्ष वो होते हैं जिसका कोई रिलीजन नहीं होता ना। हमारा इंडिया क्या कहते हैं, भगवत गीता पे चलता है, ना ही कुरान पे चलता है, ना ही बाइबल पे चलता है, और ना ही त्रिपिटक पे चलता है। अब बच्चों को त्रिपिटक भी नहीं पता होगा क्या होता है, बट ठीक है ना, किसी पे भी नहीं चलता हमारा धर्म, है ना। हमारा भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ओके, ये किसी धर्म पर आधारित नहीं होता, इसकी पहली विशेषता ये है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए धर्म की स्वतंत्रता है। किसी धर्म को मानो, किसी धर्म को ना मानो, ये आपकी चॉइस है ना। किसी को भी मानो या किसी को भी मत मानो, ये आपकी चॉइस है। ये देता है भारत धर्मनिरपेक्ष देश की ये विशेषता। नेक्स्ट है कि संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव पर भी रोक है। ठीक है, कि आप किसी भी लोगों को धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते कि जी तेरी जात तेरा धर्म ये है तू नहीं कर सकता, या तेरा धर्म ये है तू आ सकता है, तू नहीं, ये नहीं कर सकते आप। हाँ, चलो नेक्स्ट है कि धर्म हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो गांधी जी ने एक बोला था ये बात, कि ना इंडिया के अंदर राजनीति को पॉलिटिक्स से धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जाता। ऑल्दो उन्होंने ये बात पॉजिटिव वे में बोली थी। उन्होंने बोला था हर धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं और उनको पॉलिटिक्स में लेकर आना चाहिए। जो भी नैतिक मूल्य है, झूठ ना बोलना, गलत ना करना, किसी के साथ भी बुरा बुरा कुछ ना करना, ये चीजें हमें पॉलिटिक्स में लेकर आनी चाहिए।
तो उन्होंने पॉजिटिव में बोला था, बट धर्म के नाम पे फिर गलत भी हो रहा है ना। ये भी गलत वाला भी पॉइंट लिखा है कि कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, धार्मिक समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है, ये ऊपर वाली पॉजिटिव थी, ये वाली नेगेटिव थी, है ना। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठा सकती है। मतलब ये वही बता रखे कि जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है धर्म के नाम पे, सारी की सारी चीज़ें। मान लीजिए कोई राजनेता धर्म आधारित पर वोट मांगता है, तो ये लोकतंत्र के लिए गलत कैसे है। देखो, धर्म आधारित अगर वो वोट मांग रहा है, तो क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें धर्म से आधारित वोट नहीं होना चाहिए। उनका ये काम जो है ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक मतभेदों का फ़ायदा उठा रहा है। उसे पता है यार इस इलाके में इस कम्युनिटी, इस धर्म के लोग ज़्यादा है, इसके कम है, मैं इसका साथ दूंगा। ये इससे दिक्कतें बढ़ती है। धर्म एक समस्या बन जाता है जब इसे राजनीति में वक्त किया जाता है। मैक्सिमम जब भी पॉलिटिक्स का यूज़, जब भी धर्म का यूज़ किया जाता है ना पॉजिटिव पॉलिटिक्स में, ये नेगेटिव ही होता है। पॉजिटिव बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, मैक्सिमम मैंने नेगेटिव देखा है। ठीक है, जब किसी एक धर्म की मान्यता को उससे श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अन्य धर्म और एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में बनाई जाती है, और राज्य शक्ति का उपयोग एक धर्म समूह का बाकी हिस्सों के वर्चस्व पे स्थापित करने के लिए किया जाता है, इसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। सांप्रदायिक राजनीति का क्या मतलब होता है? जब आप धर्म का उपयोग करके एक धार्मिक लोगों को अच्छा और बाकी एक धार्मिक लोगों के लिए काम करो और दूसरे के लिए काम ना करो, एक धार्मिक लोगों को बड़ा दिखाओ, दूसरे धार्मिक लोगों को छोटा दिखाओ। तो ये जो है इसी को कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति, जहाँ पर आप धर्म देख के राजनीति करते हो। ठीक है जी, यस और नो क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? तो ये हो गए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंक जो है बाकी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप एग्जाम में करते हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।